आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की रिच कल्चर और हेरिटेज के बारे में। ये टॉपिक JKSSB, JKPSC, UPSC, CUET और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले शुरू करते हैं फोक आर्ट्स, म्यूजिक और डांस से। कश्मीर वैली परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल फॉर्म्स। सबसे पहले सूफियाना कलाम। सबसे पहले हम बात करते हैं सूफियाना कलाम की। सूफियाना कलाम कश्मीर की एक क्लासिकल सूफी म्यूजिक ट्रेडिशन है जो सेंचुरी से कश्मीर की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है। इस म्यूजिक का थ्योरेटिकल बेस होता है पर्शियन मेलोडिक सिस्टम, जिसे हम मकाम्स कहते हैं। हर मकाम का अपना मूड, अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल डेप्थ होती है। लिरिक्स की बात करें तो डिवाइन लव, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म और इंसान और खुदा के बीच का रिश्ता, ये सब थीम्स प्रोमिनेंटली मिलती हैं। इस म्यूजिक को महफिल स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है, जहां सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स एक सर्कल में बैठकर परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। संतूर, लगभग 100 स्ट्रिंग्स वाला हैमर्ड डलसिमर। साज, वायलिन जैसा बोर्ड इंस्ट्रूमेंट। तबला, रिदम के लिए। वसूल, एक फोक ओबो टाइप विंड इंस्ट्रूमेंट। हिस्टोरिकल पॉइंट याद रखना, सूफियाना कलाम को मैक्सिमम रॉयल पेट्रोनेज मिला था सुल्तान ज़ैन उल आबिदीन यानी बुटशाह के रेन के दौरान। इस आर्ट फॉर्म में इस्लामिक पर्शियन इन्फ्लुएंस और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन देखने को मिलता है। आज के टाइम में भी ये आर्ट कुछ स्पेसिफिक म्यूजिकल फैमिलीज और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रिजर्व की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिशनर्स का नंबर काफी लिमिटेड है। नेक्स्ट क्लासिकल फॉर्म, हफीजा नगमा। अब हम बात करते हैं हफीजा नगमा की। हफीजा नगमा कश्मीर का एक क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म है जो सिर्फ विमेन परफॉर्म करती हैं। इस डांस की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ सूफियाना कलाम म्यूजिक के साथ ही परफॉर्म होता है। डांस मूवमेंट्स होते हैं बहुत ग्रेसफुल, कंट्रोल्ड, सॉफ्ट फुटवर्क के साथ, और एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत सटल, रिफाइंड और हाईली एस्थेटिक। अर्लियर टाइम्स में ये डांस रॉयल कोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट फॉर्म था और डांसर को कहा जाता था हफीजा। थीम्स, रोमांटिक पोएट्री, सूफी पोएट्री, पर्शियन और कश्मीरी लिटरेरी ट्रेडिशंस। सैडली आज के टाइम में हफीजा नगमा एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म बन चुकी है क्योंकि इसके बहुत कम प्रैक्टिशनर्स बचे हैं। फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर वैली। सबसे पहले चक्री। चक्री कश्मीर का सबसे पॉपुलर नैरेटिव फोक म्यूजिक माना जाता है। इस म्यूजिक का टेम्पो फास्ट होता है, रिदम रेपिटेटिव और साइक्लिकल होती है। मेन इंस्ट्रूमेंट है रबाब, हारमोनियम एज अकम्पनीमेंट। लिरिक्स कंटेंट में सुनने को मिलती हैं फोक लव स्टोरीज, हिस्टोरिकल लेजेंड्स। एग्जाम्पल्स याद रखिए, यूसुफ जुलाइखा, लैला मजनू, लोकल हीरोइक टेल्स। चक्री को मोस्टली परफॉर्म किया जाता है सोशल गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स में। नेक्स्ट, लडीशा। लडीशा कश्मीर की एक सैटिरिकल म्यूजिकल ट्रेडिशन है। इसमें एक सोलो परफॉर्मर होता है, लिरिक्स इम्प्रोवाइज्ड होते हैं और टोन ह्यूमरस होता है। ये परफॉर्मर सोसाइटी, पॉलिटिक्स और डेली लाइफ इश्यूज पर शार्प कमेंट्स करता है। लडीशा ट्रेडिशन यूजुअली हार्वेस्ट सीजन से लिंक्ड होती है। इसका रोल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोशल ऑडिट जैसा होता है, यानी सोसाइटी को मिरर दिखाना। नेक्स्ट, वनवुन। वनवुन कश्मीर की एक सेरेमोनियल फोक सिंगिंग ट्रेडिशन है जो सिर्फ विमेन परफॉर्म करती है। इसमें होता है कॉल एंड रिस्पॉन्स सिंगिंग और रिदमिक हैंड क्लैपिंग। कॉन्टेक्स्ट याद रखिए, वनवन सॉन्ग्स गाए जाते हैं वेडिंग्स, चाइल्ड बर्थ सेरेमनीज और लाइफ साइकिल रिचुअल्स में। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन फॉर एग्जाम्स, वनवन डज नॉट इक्वल टू रऊफ डांस। वनवन सिर्फ वोकल ट्रेडिशन है, इसमें डांस नहीं होता। फोक डांस ऑफ कश्मीर वैली। सबसे पहले रऊफ। रऊफ कश्मीर का एक ट्रेडिशनल विमेन्स डांस है। डांस फॉर्मेशन है, डांसर्स 2 रोज में फेस टू फेस खड़ी होती हैं। फीचर्स हैं जेंटल फुटवर्क, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड क्लैपिंग। ओकेजन्स, ईद, रमदान, स्प्रिंग सीजन, सौंत, फेस्टिवल्स। कल्चरल सिग्निफिकेंस, रऊफ कम्युनिटी हार्मनी, जॉय और सेलिब्रेशन का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट, हिक्कत या हिकात। हिक्कत एक विमेन्स हार्वेस्ट डांस है। इस डांस के मूवमेंट्स हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मिमिक करते हैं, जैसे सोइंग, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग। ये डांस परफॉर्म होता है राइस ट्रांसप्लांटेशन सीजन, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अकम्पनीमेंट, फोक सॉन्ग्स, ढोलक और नोत। सिग्निफिकेंस, एग्रीकल्चरल अबंडेंस, कम्युनिटी कोऑपरेशन।
नेक्स्ट, बच्चा नगमा। बच्चा नगमा एक फोक डांस है जो यंग बॉयज परफॉर्म करते हैं। इसको माना जाता है हफीजा नगमा का लाइटर और पॉपुलर वर्जन। कई बार इसमें क्रॉस ड्रेसिंग भी देखने को मिलती है। कॉन्टेक्स्ट्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, पब्लिक सेलिब्रेशंस। हिस्टोरिकल एंगल, ये डांस मुगल कोर्ट एंटरटेनमेंट ट्रेडिशंस का रेमिनेंट माना जाता है। फोक थिएटर, भांड पाथेर। भांड पाथेर कश्मीर का ट्रेडिशनल सैटिरिकल फोक थिएटर है। इसको परफॉर्म करता है भांड कम्युनिटी। फीचर्स, मास्क्स, ह्यूमर, शार्प सोशल कमेंट्री। थीम्स, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल सैटायर, फोक टेल्स, मॉरल लेसन्स। ये आर्ट फॉर्म ओरल ट्रेडिशन प्रिजर्व करता है और सोसाइटी के लिए एक पावरफुल वॉइस बनता है। अब कश्मीर वैली से आगे बढ़ते हुए जम्मू रीजन परफॉर्मिंग आर्ट्स पर फोकस करते हैं। जम्मू रीजन की कल्चर का बेस है डोगरा ट्रेडिशंस, अग्रेरियन लाइफस्टाइल, सीजनल फेस्टिवल्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस रीजन के फोक आर्ट्स में म्यूजिक, डांस और ओरल नैरेटिव्स का रोल बहुत स्ट्रांग रहा है, जो जनरेशन से ओरल ट्रेडिशन के थ्रू पास होते आए हैं। फोक म्यूजिक एंड नैरेटिव फॉर्म्स। सबसे पहले गीतरू। सबसे पहले हम बात करते हैं गीतरू की। गीतरू जम्मू रीजन के ट्रेडिशनल विमेन फोक सॉन्ग्स होते हैं। ये सॉन्ग्स विमेन के डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, रिचुअल्स और सीजनल एक्टिविटीज से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। नेचर ऑफ गीतरू सॉन्ग्स, सिंपल मेलोडी, इजी टू रिमेंबर लिरिक्स, कलेक्टिव सिंगिंग स्टाइल। ये सॉन्ग्स अलग अलग ओकेशंस के हिसाब से गाए जाते हैं, जैसे वेडिंग्स, चाइल्ड बर्थ सेरेमनीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, रिलीजियस रिचुअल्स। इन सॉन्ग्स के लिरिक्स में हमें मिलता है फैमिली बॉन्डिंग, इमोशनल एक्सप्रेशंस, सोशल वैल्यूज, विमेन्स पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ। एग्जाम पॉइंट याद रखना, गीतरू सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि विमेन सेंट्रिक ओरल ट्रेडिशन है जो सोशल कोहीजन को स्ट्रेंथन करती है। नेक्स्ट, फुम्मियान फोक सॉन्ग्स। अब हम बात करते हैं फुम्मियान सॉन्ग्स की। फुम्मियान जम्मू रीजन के स्प्रिंग सीजन फोक सॉन्ग्स होते हैं, यानी फागुन के महीने की बात है। इन सॉन्ग्स का ओवरऑल मूड होता है जॉयफुल, सेलिब्रेटरी, एनर्जेटिक। थीम्स इंक्लूड ब्लूमिंग नेचर, लव एंड रोमांस, होप एंड न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ विंटर हार्डशिप्स। ये सॉन्ग्स मोस्टली गाए जाते हैं होली फेस्टिवल के टाइम, विलेज गैदरिंग्स, सीजनल सेलिब्रेशंस। फुम्मियान सॉन्ग्स का रोल है सीजनल ट्रांजिशन को मार्क करना और कम्युनिटी के अंदर कलेक्टिव हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट, डोगरी फोक बैलेड्स। अब हम आते हैं डोगरी फोक बैलेड्स पर। डोगरी फोक बैलेड्स लॉन्ग नैरेटिव फोक सॉन्ग्स होते हैं जो जम्मू रीजन की ओरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं। इन बैलेड्स में हिस्टोरिकल इवेंट्स, हीरोइक डीड्स, लेजेंडरी किंग्स, वॉरियर ट्रेडिशंस डिटेल में डिस्क्राइब किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, राजा मांदलिक की कहानी, जो डोगरा हिस्ट्री का एक पॉपुलर हीरोइक कैरेक्टर माना जाता है। परफॉर्मेंस स्टाइल, सोलो सिंगिंग, कभी कभी ग्रुप नरेशन, मिनिमल इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट। सिग्निफिकेंस, ओरल हिस्ट्री प्रिजर्वेशन, कल्चरल आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, मॉरल वैल्यूज ट्रांसमिशन। फोक डांस ऑफ जम्मू रीजन। अब हम जम्मू रीजन के फोक डांसेस पर फोकस करते हैं जो मोस्टली कम्युनिटी बेस्ड, सीजनल और रिचुअल ओरिएंटेड होते हैं। सबसे पहले कुट डांस। कुट जम्मू रीजन का एक एनर्जेटिक कम्युनिटी डांस है। इस डांस को परफॉर्म करती हैं गुज्जर, बकरवाल, डोगरा कम्युनिटीज। डांस फॉर्मेशन है सर्कल फॉर्मेशन, कई बार सेक्रेड फायर के अराउंड। डांस के स्टेप्स हैं एनर्जेटिक, रेपिटेटिव, ग्रुप सिंक्रोनाइज्ड। ओकेजन्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, कम्युनिटी सेलिब्रेशंस, हार्वेस्ट रिलेटेड इवेंट्स। कल्चरल मीनिंग, कुट डांस कम्युनिटी जॉय, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन और सोशल यूनिटी का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट, छज्जा डांस। अब हम बात करते हैं छज्जा डांस की। इस डांस की सबसे यूनिक फीचर है पीकॉक शेप्ड फ्रेम्स, जिन्हें छज्जा कहा जाता है। डांसर्स छज्जा को शोल्डर्स पर उठाकर स्ट्रीट प्रोसेशंस में डांस करते हैं। ओकेजन, लोहरी फेस्टिवल। पर्पस, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, सीजनल हैप्पीनेस, कम्युनिटी एंटरटेनमेंट। छज्जा डांस का विजुअल इंपैक्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीकॉक शेप्ड स्ट्रक्चर याद रखिए। नेक्स्ट, जगरना। जगरना जम्मू रीजन का एक विमेन्स सेरेमोनियल वेडिंग डांस है। इस डांस का परफॉर्मेंस होता है ग्रूम की बारात के टाइम, शादी के ऑस्पिशियस मोमेंट्स पर। परफॉर्मर्स हैं विमेन रिलेटिव्स, कम्युनिटी विमेन। थीम्स, ब्लेसिंग्स फॉर द कपल, इमोशनल ट्रांजिशन, न्यू फेज ऑफ लाइफ। सोशल सिग्निफिकेंस, जगरना डांस मैरिज को सिर्फ पर्सनल इवेंट नहीं बल्कि कम्युनिटी सेलिब्रेशन बनाता है। नेक्स्ट, सुरमा डांस। अब हम बात करते हैं सुरमा डांस की। सुरमा डांस गुज्जर कम्युनिटी का एक मार्शियल फोक डांस है। परफॉर्मर्स हैं मेन, मॉक स्वर्ड्स के साथ। डांस मूवमेंट्स हैं
strong, aggressive, warrior-like postures. Symbolism, bravery, strength, warrior traditions. सुरमा डांस गुज्जर कम्युनिटी के नोमैडिक हेरिटेज और डिफेंसिव लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट, फुम्मियान डांस। अब हम डिटेल में बात करते हैं फुम्मियान डांस की। फुम्मियान डांस जम्मू रीजन का स्प्रिंग हार्वेस्ट फोक डांस है जो फुम्मियान सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म होता है। परफॉर्मर्स हैं मोस्टली रूरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, प्राइमरीली विमेन। कुछ एरियाज में मिक्स्ड पार्टिसिपेशन। डांस स्टाइल है सिंपल स्टेप्स, जॉयफुल मूवमेंट्स, ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ओकेजन, स्प्रिंग हार्वेस्ट सेलिब्रेशंस, सीजनल फेस्टिवल्स। कल्चरल इंपॉर्टेंस, नेचर के साथ हार्मनी, न्यू एग्रीकल्चरल साइकिल का वेलकम, कलेक्टिव रूरल हैप्पीनेस। अब हम फोक आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाद जम्मू एंड कश्मीर के हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज पर बात करते हैं। ये सेक्शन हिस्ट्री प्लस कल्चर प्लस आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैचिंग और स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आता है। इस हेरिटेज को हम दो ब्रॉड पीरियड्स में समझते हैं, एंशिएंट पीरियड अप टू 14th सेंचुरी, इस्लामिक या सुल्तनत पीरियड 14th to 16th सेंचुरी। एंशिएंट पीरियड अप टू 14th सेंचुरी। एंशिएंट पीरियड के मॉन्यूमेंट्स हमें कश्मीर के अर्ली टेम्पल आर्किटेक्चर, रिलीजियस डाइवर्सिटी और रॉयल पेट्रनेज के बारे में बताते हैं। मार्तंड सन टेम्पल, अनंतनाग, 8th सेंचुरी। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्तंड सन टेम्पल की जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बिल्डर, इस मैग्निफिसेंट टेम्पल को बनवाया था किंग ललितादित्य मुक्तापीरा ने जो करकोटा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे। आर्किटेक्चरल स्टाइल, मार्तंड सन टेम्पल एक फ्यूजन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें गांधरन स्टाइल, गुप्ता स्टाइल, अर्ली नगारा स्टाइल तीनों का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। की आर्किटेक्चरल फीचर्स, टेम्पल का लेआउट पेरिस्टाइल डिजाइन पर बेस्ड है। इसके कोर्टयार्ड के अराउंड 84 स्टोन कॉलम्स लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन में मैसिव स्टोन ब्लॉक्स यूज किए गए हैं। टेम्पल को इस तरह ओरिएंट किया गया है ताकि सूरज की पहली किरण डायरेक्टली सैंक्टम में पड़ी। रिलीजियस एस्पेक्ट, ये टेम्पल सूर्य या सन गॉड को डेडिकेटेड था जो एंशिएंट कश्मीर में सोलर वर्शिप की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सिग्निफिकेंस, ये कश्मीर का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अर्ली मिडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। कश्मीरी आर्किटेक्चर के गोल्डन फेस को रिप्रेजेंट करता है। शंकराचार्य टेम्पल, श्रीनगर। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल की जो श्रीनगर सिटी में एक एलिवेटेड हिल पर सिचुएटेड है। हिस्टोरिकल नेम्स, इस टेम्पल को पहले जाना जाता था गोपादरी ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल। लोकेशन, ये टेम्पल तख्ते सुलेमान हिल पर बना हुआ है जहां से पूरे श्रीनगर सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। आर्किटेक्चरल फीचर्स, स्ट्रक्चर का डिजाइन सिंपल और स्क्वाट है। ये एक हाई ऑक्टेगनल बेस पर बना हुआ है। हैवी ऑर्नामेंटेशन नहीं है जो इसकी एंशिएंट सिंप्लिसिटी को शो करता है। रेनोवेशंस, इस टेम्पल में टाइम के साथ कई रेनोवेशंस हुए। मुगल पीरियड, डोगरा रूलर्स के टाइम पर। सिग्निफिकेंस, ये कश्मीर का सबसे पुराना कंटिन्यूसली यूज्ड टेम्पल माना जाता है। हिंदू स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। कश्मीर के मल्टी लेयर्ड हिस्ट्री का लिविंग एग्जाम्पल है। अवंतीपुर टेम्पल्स, 9th सेंचुरी। अब हम बात करते हैं अवंतीपुर टेम्पल्स की जो 9th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं। बिल्डर, इन टेम्पल्स को बनवाया था किंग अवंती वर्मन ने जो कश्मीर के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स, अवंतीपुर कॉम्प्लेक्स में 2 मेजर टेम्पल्स शामिल हैं। अवंती स्वामी टेम्पल, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, अवंतीश्वर टेम्पल, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। आर्किटेक्चरल फीचर्स, इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स, ट्रेफॉइल आर्चेस जो कश्मीरी आर्किटेक्चर की खास पहचान है। आज टेम्पल्स पार्शियली रूइंड कंडीशन में हैं लेकिन उनकी ग्रैंडियर अब भी विजिबल है। आर्किटेक्चरल नोट, अवंतीपुर टेम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सिंपल टेम्पल फॉर्म से इलैबोरेट आर्किटेक्चर की तरफ ट्रांजिशन दिखाते हैं। डेकोरेटिव एलिमेंट्स का यूज़ यहाँ ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है। सिग्निफिकेंस, अर्ली कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन समझने में हेल्प करता है। शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों के पेट्रनेज को रिफ्लेक्ट करता है। इस्लामिक या सुल्तनत पीरियड। अब हम मूव करते हैं इस्लामिक या सुल्तनत पीरियड की तरफ जो कश्मीर के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप में एक कंप्लीटली नया डिमेंशन ऐड करता है। इस पीरियड में हमें दिखता है वुड बेस्ड आर्किटेक्चर, पर्शियन इन्फ्लुएंस, लोकल कश्मीरी टेक्निक्स। जामिया मस्जिद श्रीनगर, 1394 CE। सबसे पहले हम बात करते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर की। बिल्डर, इस मस्जिद को ओरिजिनली बनवाया था सुल्तान सिकंदर ने और बाद में सुल्तान जैनुल आबिदीन बुट्शा ने इसको रीबिल्ड करवाया।
आर्किटेक्चरल स्टाइल, जामिया मस्जिद इंडिजिनस कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। की फीचर्स, मस्जिद में 372 देवदार वुड पिलर्स हैं, पर्शियन स्टाइल सेंट्रल कोर्टयार्ड, चार तरफ 4 मिनरेट्स, रूफ का डिजाइन ट्रेडिशनल पगोडा स्टाइल है जो टेम्पल्स के वुडन रूफ स्टाइल से इंस्पायर्ड लगता है। सिग्निफिकेंस, ये कश्मीर की सबसे बड़ी मॉस्क है, इस्लामिक एजुकेशन और कम्युनिटी गैदरिंग्स का मेजर सेंटर रही है, इंडो पर्शियन और लोकल कश्मीरी आर्किटेक्चर का फ्यूजन दिखाती है। खानकाह मौला शाह हमदान मॉस्क 1395 CE। अब हम बात करते हैं खानकाह मौला की, जिसे शाह हमदान मॉस्क भी कहा जाता है। डेडिकेटेड टू, ये खानका बनाई गई थी पर्शियन सेंट मीर सैयद अली हमदानी के नाम पर, जिन्हें कश्मीर में शाह हमदान के नाम से जाना जाता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल, ट्रेडिशनल कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर, हाईली एस्थेटिक और स्पिरिचुअल डिजाइन। की फीचर्स, मल्टी टियर्ड पगोडा रूफ, एक्सट्रीमली इंट्रिकेट वुड कार्विंग, इंटीरियर डेकोरेशन में पैपियर माशे वर्क। सिग्निफिकेंस, ये कश्मीर की पहली खानकाह है, सूफिज्म और ऋषि सूफी ऑर्डर का मेजर सेंटर रही है, इस्लाम के स्पिरिचुअल स्प्रेड में इंपॉर्टेंट रोल। फोर्ट ऑफ हरी पर्बत श्रीनगर, फोर्ट ऑफ हरी पर्बत की जो श्रीनगर में लोकेटेड है। हिस्टोरिकल लेयर्स, ये फोर्ट मल्टीपल पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है। मुगल फाउंडेशन एम्परर अकबर के टाइम, फोर्टिफिकेशन कंप्लीट हुई अफगान गवर्नर्स के अंडर। आर्किटेक्चरल फीचर्स, मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, हिल टॉप स्ट्रेटेजिक लोकेशन। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इनसाइड, इस फोर्ट के अंदर मिलते हैं टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क। सिग्निफिकेंस, ये रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का पावरफुल सिंबल है, कश्मीर के प्लूरलिस्टिक कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, मिलिट्री मल्टीप्लाइड बाय रिलीजियस इंपॉर्टेंस दोनों रखता है। अब हम मूव करते हैं मुगल पीरियड की तरफ, जो जम्मू एंड कश्मीर के आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में लैंडस्केप आर्किटेक्चर का गोल्डन फेज माना जाता है। मुगल्स को कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जाना जाता था और इसी वजह से यहाँ उन्होंने गार्डन्स, प्लेजर पवेलियंस और टेरेसेस डेवलप किए। मुगल आर्किटेक्चर इन कश्मीर का कोर एलिमेंट था गार्डन आर्किटेक्चर, जो पर्शियन कॉन्सेप्ट चहारबाग पर बेस्ड था। मुगल गार्डन्स, चहारबाग स्टाइल। चहारबाग का मतलब होता है 4 हिस्सों में डिवाइडेड गार्डन, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत यानी पैराडाइज को सिंबलाइज करता है। बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिए, एक्सियल सिमेट्री, टेरेस्ड लेआउट यानी हिल स्लोप्स के हिसाब से, फ्लोइंग वाटर चैनल्स, बारादरीज यानी ओपन पवेलियंस फॉर रिलैक्सेशन, शालीमार बाग इन 1619 CE। सबसे पहले हम बात करते हैं शालीमार बाग की, जो श्रीनगर में डल लेक के पास सिचुएटेड है। बिल्डर, इस गार्डन को बनवाया था एम्परर जहांगीर ने अपनी बिलवेड वाइफ नूर जहां के लिए। लेआउट एंड डिजाइन, शालीमार बाग को 3 मेन टेरेसेस में डिवाइड किया गया है। पब्लिक गार्डन आम लोगों के लिए, दीवाने आम टेरेस नोबल्स और कोटियर्स के लिए, रॉयल टेरेस एम्परर और रॉयल फैमिली के लिए। ये टेरेसेस डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स, सेंट्रल वाटर चैनल, कैस्केडिंग फाउंटेन्स, स्टोन पवेलियंस, चिनार ट्री प्लांटेशंस। सिग्निफिकेंस, मुगल गार्डन आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल, पावर, रोमांस और एस्थेटिक्स का सिंबल, जहांगीर नूरजहां लव एसोसिएशन। निशात बाग इन 1633 CE। अब हम बात करते हैं निशात बाग की, जो डल लेक के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। बिल्डर, इस गार्डन को बनवाया था असफ खान ने, जो नूरजहां के ब्रदर और मुगल नोबिलिटी का इंपॉर्टेंट मेंबर था। यूनिक फीचर, निशात बाग में 12 टेरेसेस हैं, जो 12 ज़ोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजाइन एलिमेंट्स, परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेरेसेस, लेक और ज़बरवन हिल्स का सीनिक बैकड्रॉप। सिग्निफिकेंस, शालीमार के बाद कश्मीर का सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, पर्शियन सिंबॉलिज्म प्लस कश्मीरी लैंडस्केप का फ्यूजन। एलीट मुगल लेजर कल्चर का एग्जाम्पल, चश्मे शाही इन 1632 CE। अब हम बात करते हैं चश्मे शाही की। साइज, ये कश्मीर का स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन है, लेकिन इंपॉर्टेंस के मामले में काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्डर, इस गार्डन को डेवलप किया था अली मर्दान खान ने, जो शाहजहां के कोर्ट का इंजीनियर और गवर्नर था। की फीचर, गार्डन का सेंटर है एक नेचुरल फ्रेश वाटर स्प्रिंग, जिसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। डिजाइन, 3 टेरेस्ड लेआउट, वाटर चैनल स्प्रिंग से फ्लो करता है, इंटीमेट एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन। सिग्निफिकेंस, नेचुरल रिसोर्सेज और मुगल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन रॉयल रिलैक्सेशन और हेल्थ कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। परी महल, अब हम बात करते हैं परी महल की। बिल्डर, परी महल को बनवाया था दारा शिकोह ने, जो शाहजहां का एल्डेस्ट सन और एक फिलोसोफर प्रिंस था।
नेचर ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक टेरेस्ड गार्डन के साथ साथ ऑब्जर्वेटरी के रूप में भी यूज होता था। पर्पस: एस्ट्रोनॉमी स्टडीज, स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। सिग्निफिकेंस: दारा शिकोह के साइंटिफिक और मिस्टिकल इंटरेस्ट्स को शो करता है। मुगल आर्किटेक्चर का इंटेलेक्चुअल डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ मुगल गार्डन्स इन समरी: एक्सियल सिमेट्री, टेरेस्ड प्लानिंग, फ्लोइंग वाटर चैनल्स जो लाइफ और प्योरिटी का सिंबल है, बारादरीज यानी ओपन पवेलियंस फॉर लेजर, इंटीग्रेशन ऑफ नेचर एंड आर्किटेक्चर। डोगरा पीरियड 1846 टू 1947। अब हम मूव करते हैं डोगरा पीरियड की तरफ, जो मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी का फाउंडेशन माना जाता है। डोगरा रूलर्स ने आर्किटेक्चर को यूज किया एज अ पावर सिंबल, एज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। मुबारक मंडी पैलेस, जम्मू। सबसे पहले हम बात करते हैं मुबारक मंडी पैलेस की। लोकेशन: जम्मू सिटी का हिस्टोरिक पैलेस कॉम्प्लेक्स। आर्किटेक्चरल स्टाइल: ये पैलेस एक इक्लेक्टिक फ्यूजन है जिसमें मिलता है राजस्थानी स्टाइल, मुगल एलिमेंट्स, गॉथिक फीचर्स, बरोक इन्फ्लुएंस। की फीचर्स: पिंक सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शन, शीश महल विथ इलैबोरेट मिरर वर्क, मल्टीपल पैलेसेस का इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स। करंट यूज: आज यहां डोगरा आर्ट म्यूजियम लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस: डोगरा रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, रॉयल पावर और प्रेस्टीज का सिंबल। रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जम्मू। अब हम बात करते हैं रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स की। बिल्डर: कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया महाराजा गुलाब सिंह ने, कंप्लीशन हुई महाराजा रणबीर सिंह के रेन में। आर्किटेक्चरल स्केल: नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक ही एनक्लोजर के अंदर 7 श्राइन्स। इंटीरियर फीचर्स: गोल्ड लीफ्ड इंटीरियर्स, रिच आइकोनोग्राफी, टेम्पल वॉल्स पर रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस। रिलीजियस सिग्निफिकेंस: मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स का इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी। बाहू फोर्ट एंड गार्डन्स, जम्मू। अब हम बात करते हैं बाहू फोर्ट की। हिस्टोरिकल बेस: ओरिजिन एंशिएंट पीरियड से लिंक्ड है, फाउंडर राजा बाहू लोचन। लेटर डेवलपमेंट्स: रीबिल्ट एंड स्ट्रेंथेंड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड डोगरा रूलर्स। फीचर्स: स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, काली टेम्पल विद इन फोर्ट प्रेमाइसेस, टेरेस्ड गार्डन्स अलोंग तावी रिवर। सिग्निफिकेंस: जम्मू रीजन का ओल्डेस्ट फोर्ट, मिलिट्री प्लस रिलीजियस इंपॉर्टेंस का कॉम्बिनेशन। अमर महल पैलेस, जम्मू। लास्ट में हम बात करते हैं अमर महल पैलेस की। बिल्डर: इस पैलेस को बनवाया था राजा अमर सिंह ने। आर्किटेक्चरल स्टाइल: फ्रेंच शैटो स्टाइल डिजाइन, यूरोपियन इन्फ्लुएंस का क्लियर एग्जाम्पल। करंट स्टेटस: अब ये पैलेस म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। म्यूजियम कलेक्शन: डोगरा रॉयल आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वेल मेंटेन्ड लाइब्रेरी। हिस्टोरिकल नोट: ये डोगरा डायनेस्टी का लास्ट रॉयल रेजिडेंस था, रॉयल एरा के एंड का सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट। अब हम जम्मू एंड कश्मीर के रिलीजियस और पिलग्रिमेज साइट्स पर बात करते हैं। ये सेक्शन कश्मीर की स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी, एंशिएंट रिलीजियस कंटिन्यूटी और कंपोजिट कल्चर कश्मीरियत को रिफ्लेक्ट करता है। हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स: जम्मू एंड कश्मीर हिंदू धर्म के लिए एक अत्यंत पवित्र भूमि मानी जाती है, जहां केव्स, माउंटेन्स और स्प्रिंग्स को डिवाइन प्रेजेंस से जोड़ा गया है। अमरनाथ केव: सबसे पहले हम बात करते हैं अमरनाथ केव की। लोकेशन: ये केव हिमालयन रेंजेस में सिचुएटेड है, लगभग 3888 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर, जो इस पिलग्रिमेज को फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से चैलेंजिंग बनाता है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस: इस गुफा के अंदर नेचुरली एक आइस शिवलिंगम बनता है, जो भगवान शिव का सिंबल माना जाता है। ट्रेडिशनल बिलीफ के मुताबिक यही वो जगह है जहां लॉर्ड शिवा ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। शक्ति पीठा एसोसिएशन: अमरनाथ को कई ट्रेडिशंस में 18 महाशक्ति पीठा से भी जोड़ा जाता है, जो इसकी टैंट्रिक और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। यूनिक नेचुरल फीचर: इस आइस लिंगम की सबसे यूनिक बात यह है कि यह मून साइकिल्स के साथ वैक्स और वेन करता है। पूर्णिमा के टाइम ये लार्जेस्ट होता है, अमावस्या के टाइम साइज कम हो जाता है। पिलग्रिमेज: अमरनाथ यात्रा हर साल जुलाई अगस्त के बीच होती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बावजूद लाखों श्रद्धालु पार्टिसिपेट करते हैं। यात्रा को रेगुलेट करता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB, जो सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेज करता है। वैष्णो देवी, जम्मू: अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी श्राइन की।
लोकेशन, ये श्राइन त्रिकुटा हिल्स पर सिचुएटेड है, नियर कटरा टाउन, जम्मू रीजन में। डेटी, ये एक केव श्राइन है जहां गॉडेस वैष्णो देवी, जो महालक्ष्मी का मैनिफेस्टेशन मानी जाती हैं, वर्शिप की जाती हैं। रिलीजियस बिलीफ, माना जाता है कि मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं, इसीलिए यहां श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पिलग्रिमेज पैटर्न, यात्रा पूरे साल होती है, पीक सीजन होता है नवरात्रि, वेल मैनेज्ड ट्रैकिंग रूट और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वैष्णो देवी श्राइन तिरुमला के बाद इंडिया का सेकेंड मोस्ट विजिटेड रिलीजियस श्राइन है। सिग्निफिकेंस, नॉर्थ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति श्राइन, फेथ, डिवोशन और डिसिप्लिन का सिंबल। खीर भवानी, तुलमुल, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करते हैं खीर भवानी टेम्पल की। लोकेशन, ये टेम्पल तुलमुल विलेज, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। प्रिसाइडिंग डेटी, इस टेम्पल में गॉडेस रग्न्या देवी की पूजा होती है, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की कुल देवी मानी जाती है। यूनिक नेचुरल फीचर, टेम्पल के सेंटर में एक सेक्रेट स्प्रिंग है जिसका पानी कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी ब्लैक रंग दिखाता है। लोकल बिलीफ के मुताबिक स्प्रिंग का कलर चेंज गुड या बैड फॉर्चून का इंडिकेशन माना जाता है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये कश्मीरी पंडित्स का सबसे पवित्र श्राइन है, कम्युनिटी आइडेंटिटी और स्पिरिचुअल एंकरिंग का सिंबल। फेस्टिवल, हर साल यहां ज्येष्ठ अष्टमी के दिन एक एनुअल मेला ऑर्गेनाइज होता है जिसमें दूर दूर से डिवोटीज आते हैं। शंकराचार्य टेम्पल, श्रीनगर। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल की। इस बार इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से समझते हैं। लोकेशन, टेम्पल तख्ते सुलेमान हिल पर सिचुएटेड है, जहां से श्रीनगर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, इस साइट पर एंशिएंट टाइम से लगातार पूजा होती आ रही है, जो इसको कश्मीर का मोस्ट कंटिन्यूअसली वर्शिप्ड हिंदू साइट बनाता है। पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंस, लोकल डिवोटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट, टूरिस्ट्स और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, शैविज्म ट्रेडिशन का मेजर सिंबल। सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी का लिविंग एग्जाम्पल, हिंदू हेरिटेज का स्ट्रांग मार्कर इन कश्मीर वैली। इस्लामिक साइट्स, जम्मू एंड कश्मीर के इस्लामिक रिलीजियस साइट्स फेथ, हिस्ट्री, सूफिज्म और कश्मीरी आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। यहां इस्लाम का स्प्रेड फोर्स से नहीं बल्कि सूफी सेंट्स, स्पिरिचुअलिटी और लोकल ट्रेडिशंस के थ्रू हुआ है। इसीलिए कश्मीरी इस्लाम का कैरेक्टर सॉफ्ट, इंक्लूसिव और स्पिरिचुअल माना जाता है। हजरत बल श्राइन, श्रीनगर। सबसे पहले हम बात करते हैं हजरत बल श्राइन की, जो कश्मीर का सबसे रिवियर्ड मुस्लिम श्राइन माना जाता है। लोकेशन, ये श्राइन डल लेक के बैंक्स पर सिचुएटेड है, श्रीनगर सिटी में। सेक्रेड रेलिक, इस श्राइन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है मोइए मुकद्दस, जो बिलीफ के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बाल हैं। ये रेलिक सिर्फ स्पेशल रिलीजियस ओकेजन्स पर पब्लिक के लिए डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें लाखों डिवोटीज पार्टिसिपेट करते हैं। आर्किटेक्चरल फीचर, ये श्रीनगर की ओनली डोम्ड मॉस्क है। कंस्ट्रक्शन में व्हाइट मार्बल यूज हुआ है, सिंपल येट हाईली सेक्रेड स्ट्रक्चर। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कश्मीर का सबसे पवित्र इस्लामिक श्राइन, डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैचमेंट, इस्लामिक फेथ और रेवरेंस का सेंटर। जामिया मस्जिद, श्रीनगर। अब हम बात करते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर की रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। रिलीजियस रोल, जामिया मस्जिद कश्मीर की सेंट्रल मॉस्क है, जहां फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स यानी जुम्मा नमाज होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, मस्जिद को कई बार रीबिल्ड किया गया। फायर्स और डैमेज के बावजूद ओरिजिनल लोकेशन और रिलीजियस इंपॉर्टेंस कभी चेंज नहीं हुई। आर्किटेक्चरल कैरेक्टर रीकैप, वुडन कश्मीरी आर्किटेक्चर, लार्ज ओपन कोर्टयार्ड, देवदार वुड पिलर्स, पेगोडा स्टाइल रूफ। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी प्रेयर्स का सेंटर, इस्लामिक टीचिंग्स और यूनिटी का सिंबल, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का हिस्टोरिकल हब। दस्तगीर साहिब श्राइन, खनियार, श्रीनगर। अब हम बात करते हैं दस्तगीर साहिब श्राइन की। लोकेशन, ये श्राइन खनियार एरिया श्रीनगर में लोकेटेड है। एसोसिएटेड सेंट, ये श्राइन डेडिकेटेड है शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, जो दुनिया भर में गौसुल आजम के रूप में जाने जाते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल, ट्रेडिशनल कश्मीरी वुडन इस्लामिक स्ट्रक्चर, स्लोपिंग रूफ्स, कार्व्ड वुडन डिटेल्स। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंट सूफी श्राइन, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि अदर फेथ्स के लोग भी यहां आते हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस, दस्तगीर साहिब श्राइन इंटरफेथ हार्मनी और स्पिरिचुअल इंक्लूसिवनेस का सिंबल है। खानकाह ऑफ शाह हमदान, खानकाए मौला। अब हम बात करते हैं खानकाए शाह हमदान की।
एसोसिएटेड सेंट, ये खानका डेडिकेटेड है मीर सैयद अली हमदानी को, जिन्हें कश्मीर में शाये हमदान के नाम से जाना जाता है। सूफी ऑर्डर, ये खानका ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म का मेजर सेंटर रही है, जो कश्मीर का इंडिजिनस सूफी ट्रेडिशन माना जाता है। आर्किटेक्चरल नोट, क्लासिक कश्मीरी वुडन इस्लामिक आर्किटेक्चर, मल्टी टियर्ड रूफ, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स, पेपियर मैशे इंटीरियर डेकोरेशन। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, सूफिज्म के स्प्रेड का सेंटर, इस्लाम को लोकल कल्चर के साथ हार्मोनाइज करने का प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और मॉरल टीचिंग्स का हब। सिख एंड सिंक्रेटिक साइट्स, जम्मू एंड कश्मीर की कल्चर का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस और सिंक्रेटिज्म। यहाँ सिखिज्म, इस्लाम और हिंदू ट्रेडिशंस पैरेलल नहीं बल्कि इंटरलिंक्ड रहे हैं, जो मिलकर कश्मीरियत की कॉन्सेप्ट को जन्म देते हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुद्वारा छठी पातशाही की। लोकेशन, ये गुरुद्वारा श्रीनगर सिटी में सिचुएटेड है। हिस्टोरिकल एसोसिएशन, इस गुरुद्वारे का डायरेक्ट संबंध है गुरुद्वारा सिक्स्थ सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी से। माना जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपनी कश्मीर विजिट के दौरान यहां रुके थे। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कश्मीर का एक इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेज साइट, सिख हिस्ट्री और कश्मीर के रिलेशंस का सिंबल, सिख कम्युनिटी के लिए डीप रेवरेंस का प्लेस। कल्चरल इंपॉर्टेंस, ये गुरुद्वारा कश्मीर के मल्टी रिलीजियस पास्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी जम्मू, अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी जम्मू की। लोकेशन, ये गुरुद्वारा जम्मू रीजन में सिचुएटेड है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये जम्मू रीजन का ओल्डेस्ट गुरुद्वारा माना जाता है। एसोसिएटेड है गुरु नानक देव जी की विजिट से। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी ट्रैवल्स यानी उदासीस के दौरान इस रीजन को विजिट किया था। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सिख धर्म के स्प्रेड का एविडेंस, जम्मू रीजन में सिख प्रेजेंस का प्राचीन सिंबल, सिख डिवोटीज के लिए इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। सिंक्रेटिक प्रैक्टिसेस एट खानकाज, अब हम बात करते हैं सिंक्रेटिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, जो जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल सोल को डिफाइन करती हैं। मल्टी फेथ वेनरेशन, कश्मीर की कई सूफी श्राइन्स और खानकाज ऐसी जगह हैं जहां मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स सब इक्वली श्रद्धा के साथ जाते हैं। कॉमन प्रैक्टिसेस में शामिल हैं मन्नत मांगना, धागा बांधना, कलेक्टिव प्रेयर्स, चादर चढ़ाना। ये रिचुअल्स किसी एक धर्म तक लिमिटेड नहीं है। कल्चरल सिंबोलिज्म, ये शेयर्ड रिलीजियस स्पेसेस कश्मीरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल है, जहां फेथ डिवाइड्स नहीं बल्कि लोगों को कनेक्ट करता है। सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस, सिंक्रेटिक प्रैक्टिसेस ने कश्मीर में कम्युनल हार्मनी, टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस को सेंचुरीज तक सस्टेन किया। जम्मू एंड कश्मीर के रिलीजियस और पिलग्रिमेज साइट्स सिर्फ वर्शिप के सेंटर्स नहीं हैं, बल्कि ये रीजन की हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, स्पिरिचुअल डेप्थ और कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेरी फिगर्स। लैंग्वेजेस, जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल आइडेंटिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ की लैंग्वेजेस को समझना जरूरी है। ये भाषाएं सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि रीजन की हिस्ट्री, माइग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी और लिटरेचर की कहानी बताती हैं। कश्मीरी, कोशुर। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज की, जिसे लोकल लोग कोशुर के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज फैमिली, कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग करती है इंडो आर्यन फैमिली के दार्डिक सब ग्रुप से। इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज नॉर्थ वेस्ट हिमालयन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। ऑफिशियल स्टेटस, कश्मीरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, जो इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, एंशिएंट पीरियड में कश्मीरी लैंग्वेज लिखी जाती थी शरादा स्क्रिप्ट में, जो अप्रॉक्सीमेटली 8th से 12th सेंचुरी के बीच यूज होती थी। शरादा स्क्रिप्ट का यूज मेनली रिलीजियस और स्कॉलरली टेक्स्ट्स के लिए होता था। करंट स्क्रिप्ट्स, आज के समय में कश्मीरी लैंग्वेज मेनली लिखी जाती है पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में, स्पेशल डायक्रिटिक्स के साथ, और कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में देवनागरी स्क्रिप्ट में भी। इस डुअल स्क्रिप्ट ट्रेडिशन से कश्मीर का कल्चरल प्लुरलिज्म क्लियरली दिखाई देता है। डायलेक्ट्स, कश्मीरी के कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल डायलेक्ट्स हैं किश्तवारी, पोगुली, रामबनी। ये डायलेक्ट्स लैंग्वेज को और ज़्यादा डाइवर्स और रिच बनाते हैं। स्पीकर्स, लगभग 7 मिलियन लोग कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो इसे रीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में से एक बनाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस,
कश्मीरी लैंग्वेज मिस्टिक पोएट्री, सूफी लिटरेचर, फोक ट्रेडिशंस, ओरल स्टोरी टेलिंग सबका बेस रही है, जिसने कश्मीर की स्पिरिचुअल और लिटरेरी आइडेंटिटी को शेप किया है। डोगरी। अब बात करते हैं डोगरी लैंग्वेज की, जो मेनली जम्मू रीजन की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। लैंग्वेज फैमिली। डोगरी लैंग्वेज बिलोंग करती है इंडो आर्यन फैमिली के वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप से। ये ग्रुप हिमालयन फुटहिल्स में बोली जाने वाली भाषाओं का रिप्रेजेंटेशन करता है। ऑफिशियल स्टेटस। डोगरी को 2003 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, जिससे इस लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मिली। स्क्रिप्ट। डोगरी लैंग्वेज लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में, जो इसके लिटरेरी स्टैंडर्डाइजेशन में मदद करता है। रीजन। डोगरी मेनली बोली जाती है जम्मू प्लेन्स, जम्मू के आसपास के हिल एरियाज में, इसलिए डोगरी को जम्मू रीजन की कल्चरल वॉइस भी कहा जाता है। कल्चरल नोट। डोगरी लैंग्वेज की एक बहुत रिच ओरल लिटरेचर ट्रेडिशन रही है, जिसमें शामिल हैं लोकगीत, बैलेड्स, ओरल नैरेटिव्स, सोशल और हिस्टोरिकल थीम्स। ये फोक ट्रेडिशन डोगरा सोसाइटी के वैल्यूज और लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है। अब हम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अदर इंपॉर्टेंट रीजनल लैंग्वेजेस को डिटेल में समझते हैं, जो इस रीजन की एथनिक, ट्राइबल और जियोग्राफिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। गोजरी या गुजारी। सबसे पहले बात करते हैं गोजरी या गुजारी की, जिसे गुजारी भी कहा जाता है। लैंग्वेज फैमिली। गोजरी बिलोंग करती है सेंट्रल इंडो आर्यन फैमिली के राजस्थानी ग्रुप से। इसका लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर राजस्थानी लैंग्वेजेस से काफी क्लोजली लिंक्ड है। ऑफिशियल स्टेटस। गोजरी एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर में, जो इसकी सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्क्रिप्ट। गोजरी लैंग्वेज लिखी जाती है मेनली पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में और कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में देवनागरी स्क्रिप्ट में भी। रीजन। गोजरी लैंग्वेज वाइडली बोली जाती है गुज्जर कम्युनिटी के बीच, जो स्प्रेड है जम्मू, कश्मीर और लद्दाख रीजन्स में। कल्चरल नोट। गोजरी की एक रिच ओरल ट्रेडिशन रही है, जिसमें शामिल है फोक सॉन्ग्स, ट्राइबल पोएट्री, पास्टोरल लाइफ से जुड़ी नैरेटिव्स। ये ओरल लिटरेचर गुज्जर कम्युनिटी के नोमैडिक और सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल को एक्सप्रेस करती है। लद्दाखी। अब हम मूव करते हैं लद्दाखी लैंग्वेज की तरफ, जो लद्दाख रीजन की प्राइमरी कल्चरल वॉइस है। लैंग्वेज फैमिली। लद्दाखी बिलोंग करती है टिबेटिक ब्रांच ऑफ टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से। ये लैंग्वेज टिबेटन लिंग्विस्टिक वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑफिशियल स्टेटस। लद्दाखी को लद्दाख रीजन में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। हिस्टोरिकली लद्दाखी लिखी जाती थी क्लासिकल टिबेटन उचन स्क्रिप्ट में, जो रिलीजियस टेक्स्ट्स और फॉर्मल राइटिंग्स के लिए यूज होती थी। करंट स्क्रिप्ट्स। आज के समय में लद्दाखी उचन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है रिलीजियस और फॉर्मल यूज के लिए, और कॉमनली टिबेटन टोंगा हेडलेस स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है। डायलेक्ट्स। लद्दाखी के इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स हैं लहस्कट, जो लेह एरिया में बोली जाती है, शम्सकट, स्टोट्सकट। स्पीकर्स। लगभग 3 लाख लोग लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस। लद्दाखी लैंग्वेज बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मोनास्टिक एजुकेशन, ओरल स्टोरी टेलिंग का प्राइमरी मीडियम रही है। बाल्टी। अब बात करते हैं बाल्टी लैंग्वेज की। लैंग्वेज फैमिली। बाल्टी भी बिलोंग करती है टिबेटिक ब्रांच ऑफ टिबेटो बर्मन फैमिली से और लद्दाखी के काफी क्लोज है। ऑफिशियल स्टेटस। बाल्टी एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है लद्दाख रीजन में। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। ट्रेडिशनली बाल्टी लिखी जाती थी क्लासिकल टिबेटन उचेन स्क्रिप्ट में। करंट स्क्रिप्ट। आज के समय में बाल्टी लैंग्वेज मेनली लिखी जाती है अडैप्टेड पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में, लेकिन साथ ही टिबेटन स्क्रिप्ट रिवाइवल एफर्ट्स भी चल रहे हैं। रीजन। बाल्टी लैंग्वेज मेनली बोली जाती है बल्तिस्तान डिवीजन में, स्पेशली कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स में। कल्चरल नोट। बाल्टी लैंग्वेज ने आर्केक टिबेटन लिंग्विस्टिक फीचर्स को प्रिजर्व करके रखा है, जो इसे लिंग्विस्टिकली बहुत वैल्यूएबल बनाता है। पहाड़ी। पहाड़ी पोथवारी। अब हम बात करते हैं पहाड़ी पोथवारी लैंग्वेज की। लैंग्वेज फैमिली। ये लैंग्वेज बिलोंग करती है वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से। ऑफिशियल स्टेटस। पहाड़ी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसे बोलने वाली पॉपुलेशन काफी सिग्निफिकेंट है। स्क्रिप्ट। पहाड़ी लिखी जाती है मेनली देवनागरी स्क्रिप्ट में और कुछ एरियाज में पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में भी। रीजन। पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है जम्मू के बॉर्डर एरियाज, स्पेशली पूंछ और राजौरी में। डायलेक्ट्स। इसके मेजर डायलेक्ट्स हैं पूंझी, मीरपुली। कल्चरल एस्पेक्ट। पहाड़ी लैंग्वेज बॉर्डर कल्चर, ओरल ट्रेडिशंस और रीजनल आइडेंटिटी को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है। शिना। अब बात करते हैं शिना लैंग्वेज की।
लैंग्वेज फैमिली। शिना बिलोंग करती है दार्डिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से। ऑफिशियल स्टेटस, शिना एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट, ट्रेडिशनली शिना एक अनरिटन लैंग्वेज थी, लेकिन आज के समय में ये पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाने लगी है। रीजन, शिना मेनली बोली जाती है गुरेज वैली, द्रास के कुछ पार्ट्स में और कारगिल रीजन में। कल्चरल नोट, शिना लैंग्वेज अपनी रिच ओरल हिस्ट्री, फोक सॉन्ग्स और हीरोइक बैलेट्स के लिए जानी जाती है। बुरुशास्की, अब हम एक बिल्कुल यूनिक लैंग्वेज की बात करते हैं, बुरुशास्की। लैंग्वेज फैमिली, बुरुशास्की एक लैंग्वेज आइसोलेट है, यानी इसका कनेक्शन किसी भी मेजर लैंग्वेज फैमिली से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। ऑफिशियल स्टेटस, बुरुशास्की एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट, ट्रेडिशनली ये भी अनरिटन थी, लेकिन आजकल पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट का यूज होता है। रीजन, बुरुशास्की मेनली बोली जाती है हुंजा नागर एरिया में, गिलगिट बल्तिस्तान में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ स्पीकर्स मिलते हैं। कल्चरल नोट, बुरुशास्की एक लिंग्विस्टिकली यूनिक और एंडेंजर्ड लैंग्वेज है जो रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भदरवाही, अब बात करते हैं भदरवाही लैंग्वेज की। लैंग्वेज फैमिली, भदरवाही बिलोंग करती है वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन से। ऑफिशियल स्टेटस, ये लैंग्वेज भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। स्क्रिप्ट, भदरवाही लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में। रीजन, ये लैंग्वेज बोली जाती है भदरवाह रीजन में, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में लोकेटेड है। डायलेक्ट्स, भदरवाही के इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स हैं भलेसी, पादरी। कल्चरल रोल, भदरवाही लोकल फोकलोर, सॉन्ग्स और ट्रेडिशंस को कैरी करती है। किश्तवारी, आखिरी लैंग्वेज जिसे हम कवर करते हैं वो है किश्तवारी। लैंग्वेज फैमिली, किश्तवारी को अक्सर कश्मीरी का मेजर डायलेक्ट माना जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पहाड़ी इन्फ्लुएंसेस भी मिलते हैं। ऑफिशियल स्टेटस, किश्तवारी को एक रिकॉग्नाइज्ड लिंग्विस्टिक वेरिएंट का स्टेटस मिला हुआ है। स्क्रिप्ट, किश्तवारी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में और पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट में भी। रीजन, ये लैंग्वेज बोली जाती है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। लिंग्विस्टिक नोट, किश्तवारी को अक्सर एक ट्रांजिशनल डायलेक्ट माना जाता है जो कश्मीरी और वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस के बीच ब्रिज का काम करती है। लिटरेरी फिगर्स, अब हम जम्मू कश्मीर के लैंग्वेज और लिटरेचर को शेप देने वाले महान साहित्यकारों, सूफी संतों और मॉडर्न राइटर्स को डिटेल में समझेंगे। ये फिगर्स सिर्फ पोएट्स या राइटर्स नहीं थे, बल्कि सोशल रिफॉर्मर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स और कल्चरल आइकन्स भी थे। लल्लेश्वरी या लाल देद 1320 to 1392। सबसे पहले बात करते हैं लल्लेश्वरी, जिन्हें हम लाल देद या लल्ला योगेश्वरी के नाम से जानते हैं। जॉना, लाल देद की पोएट्री मिस्टिक पोएट्री थी, यानी ऐसी कविता जो इंसान को इनर ट्रूथ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाती है। फॉर्म, उन्होंने अपनी बात कही वाह के फॉर्म में। वाह 4 लाइन के शॉर्ट पोएटिक कपलेट्स होते हैं जो सिंपल लगते हैं, लेकिन मीनिंग बहुत डीप होता है। लैंग्वेज, उन्होंने लिखा कश्मीरी लैंग्वेज में, जो उस समय कॉमन लोगों की बोली थी। थीम्स, उनकी पोएट्री के सेंट्रल थीम्स थे शिव भक्ति, रिचुअलिज्म का विरोध, सोशल हिपोक्रेसी पर क्रिटिक, स्पिरिचुअल यूनिटी, जहां हिंदू और मुस्लिम थॉट का भेद खत्म हो जाता है। सिग्निफिकेंस, लाल देद को कश्मीरी लिटरेचर की फाउंडेशनल फिगर माना जाता है। उनका इन्फ्लुएंस शैविज्म, सूफिज्म दोनों पर पड़ा। लेगेसी, उन्हें शेख नूरुद्दीन वली का स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है, जो आगे चल के ऋषि ऑर्डर के फाउंडर बने। शेख नूरुद्दीन वली या नंद ऋषि 1377 to 1438। अब बात करते हैं शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें लोग प्यार से नंद ऋषि कहते हैं। टाइटल, उन्हें कहा जाता है अलमदार कश्मीर, यानी कश्मीर का फ्लैग बेयरर। फॉर्म, उन्होंने लिखा श्रोक्स, जो शॉर्ट पोएटिक कपलेट्स होते हैं। लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज भी थी कश्मीरी, ताकि उनकी बात आम लोगों तक पहुंचे। कॉन्ट्रीब्यूशंस, नंद ऋषि ने ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म की फाउंडेशन रखी, जो कश्मीर का इंडिजिनस सूफी ट्रेडिशन है। फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स कंप्लीटली सिंक्रेटिक थी। हिंदू शैव थॉट, इस्लामिक सूफी मिस्टिसिज्म, दोनों का हार्मोनियस ब्लेंड। लेगेसी, आज भी उन्हें कश्मीर का सबसे रिवियर्ड सेंट माना जाता है, चाहे रिलीजन कोई भी हो। महजूर 1885 to 1952। अब हम मूव करते हैं मॉडर्न कश्मीरी पोएट्री के फादर की तरफ, महजूर की तरफ। रियल नेम गुलाम अहमद महजूर। टाइटल, उन्हें कहा जाता है पोएट ऑफ कश्मीर। कंट्रीब्यूशन, महजूर ने कश्मीरी पोएट्री को मॉडर्न फॉर्म दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किए रोमांटिक थीम्स,
नेशनलिस्ट फीलिंग्स, नेचर और होमलैंड के इमोशंस। इनोवेशन, सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिंपल कश्मीरी यूज की जो कॉमन लोग समझ सकें। फेमस वर्क्स, बागे निशात के गुलो, वालो हो बागे वानो। उनकी पोएट्री आज भी सॉन्ग्स और कल्चरल प्रोग्राम्स का हिस्सा है। हब्बा खातून, 15th सेंचुरी। अब बात करते हैं कश्मीर की सबसे इमोशनल पोएटिक वॉइस की, हब्बा खातून की। रियल नेम जून, टाइटल, उन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। जॉनर, उनकी पोएट्री थी लिरिकल लव पोएट्री जो सेपरेशन, लॉन्गिंग और पेन से भरी होती थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो थी पोएट क्वीन और लास्ट इंडिपेंडेंट कश्मीरी रूलर यूसुफ शाह चक की वाइफ। लेगेसी, हब्बा खातून कश्मीरी लिटरेचर में फेमिनिन वॉइस और इमोशनल एक्सप्रेशन की सिंबल बन गईं। दीनानाथ नादीम, 1916 to 1988। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एक्सपेरिमेंटेशन के पायोनियर की, दीनानाथ नादीम की। कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कश्मीरी पोएट्री में फ्री वर्स इंट्रोड्यूस किया। फेमस वर्क, उनकी ओपेरा बम्बूर ता यम्बरजिल बहुत फेमस है। इन्फ्लुएंस, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा थे। इनोवेशन, ट्रेडिशनल थीम्स को मॉडर्न पोएटिक फॉर्म्स के साथ ब्लेंड करना उनकी खास पहचान थी। मास्टर जिंदा कॉल, 1884 to 1965। अब बात करते हैं एक स्पिरिचुअल स्कॉलर पोएट की। अचीवमेंट, उन्हें मिला ज्ञानपीठ अवार्ड 1971 पॉस्थ्यूमसली, जो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए पहला था। लैंग्वेजेस, उन्होंने लिखा कश्मीरी, संस्कृत। थीम्स, उनकी पोएट्री मेनली स्पिरिचुअल और डिवोशनल थीम्स पर बेस्ड थी। अर्निमल, डाइड 1800। अब बात करते हैं 18th सेंचुरी की एक पावरफुल पोएटेस की। जॉनर, लिरिकल पोएट्री, लैंग्वेज कश्मीरी। कंट्रीब्यूशन, अर्निमल थी लो लिरिक फॉर्म की मास्टर। उनकी पोएट्री डीप पर्सनल इमोशन, विरह और लॉन्गिंग को एक्सप्रेस करती थी। लेगेसी, आज भी उनके सॉन्ग्स कश्मीरी फोक म्यूजिक का इंटीग्रल पार्ट हैं। रहमान राही, 1925 to 2023। अब बात करते हैं मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर के जायंट की। अचीवमेंट, उन्हें मिला ज्ञानपीठ अवार्ड 2007। रोल, वो एक पोएट, ट्रांसलेटर और क्रिटिक थे। मेजर वर्क्स, नौरोज़-ए-सबा, सियाह रूट जरेन मांस। कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कश्मीरी पोएट्री को फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल डेप्थ दी। गुलाम नबी फिराक, 1912 to 1999। अब बात करते हैं लोगों के पोएट की। कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ पोएट नहीं बल्कि हिस्टोरियन और रेडियो पर्सनालिटी भी थे। लेगेसी, उन्होंने कश्मीरी फोकलोर कंपाइल किया जो आज कल्चरल हिस्ट्री का ट्रेजर माना जाता है। पद्मा सचदेव, 1940 to 2021। अब हम जम्मू रीजन की सबसे इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी वॉइस की बात करते हैं, पद्मा सचदेव की। लैंग्वेज, पद्मा सचदेव ने प्राइमरीली डोगरी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन साथ ही हिंदी में भी उनका काम मिलता है। अचीवमेंट, उन्हें माना जाता है डोगरी की फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोएट। इसके साथ ही उन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड 1971, जो डोगरी लिटरेचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जॉनर, उन्होंने लिखा पोएट्री, नॉवेल्स, मेमोइर्स। उनकी राइटिंग सिर्फ कविता तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि लाइफ एक्सपीरियंसेस और इनर इमोशंस का रिफ्लेक्शन थी। फेमस वर्क, उनकी सबसे मशहूर बुक है मेरी कविता मेरे गीत, जिसमें उनकी पोएम्स और सॉन्ग्स का कलेक्शन मिलता है। सिग्निफिकेंस, पद्मा सचदेव ने डोगरी लिटरेचर को एक कंटेम्प्रेरी वॉइस दी, फीमेल इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस किया और डोगरी को हाउस होल्ड लैंग्वेज से मॉडर्न लिटरेरी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। केदारनाथ शर्मा, केसर, 1919 to 1991। अब बात करते हैं डोगरी पोएट्री के एक पिलर की, केदारनाथ शर्मा केसर की। लैंग्वेज, डोगरी। टाइटल, उन्हें डोगरी के मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स में गिना जाता है। कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा गीत फॉर्म में, यानी फोक सॉन्ग स्टाइल पोएट्री। थीम्स, उनकी पोएट्री में मिलता है प्रेम, विरह, सोशल इश्यूज और रूरल लाइफ के इमोशंस। लेगेसी, केसर जी की पोएट्री डोगरा कल्चर के साथ डीपली एम्बेडेड है और आज भी उनके गीत कल्चरल प्रोग्राम्स और फोक सिंगिंग का हिस्सा होते हैं। श्याम लाल शर्मा श्याम, 1923 to 2009। अब बात करते हैं डोगरी लिटरेचर के एक मल्टी डायमेंशनल राइटर की। लैंग्वेज, डोगरी। कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ पोएट नहीं थे बल्कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट, रोल। उन्होंने काम किया एडिटर के रूप में डोगरी मैगजीन नमी चेतना के लिए। सिग्निफिकेंस, नमी चेतना डोगरी लिटरेरी रिवाइवल का एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना जहां नए राइटर्स को स्पेस मिला। लेगेसी, श्याम लाल शर्मा डोगरी लिटरेचर के इंस्टीट्यूशन बिल्डर माने जाते हैं।
नरेंद्र खजूरिया 1933 टू 2020। अब हम बात करते हैं डोगरी थिएटर और ड्रामा को नई डायरेक्शन देने वाले राइटर की। लैंग्वेज डोगरी कंट्रीब्यूशन, वो एक प्रोलिफिक प्लेराइट, पोएट, फोकलोरिस्ट। सिग्निफिकेंस, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने डोगरी फोक ट्रेडिशंस को मॉडर्न थिएट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। लेगेसी, आज जो मॉडर्न डोगरी थिएटर दिखता है उसकी फाउंडेशन नरेंद्र खजूरिया के काम पर टिकी हुई है। मधोश लालपुरी 1886 टू 1976। अब बात करते हैं गोजरी लिटरेचर के एक जायंट की। लैंग्वेज गोजरी टाइटल, उन्हें माना जाता है गुज्जर कम्युनिटी का टावरिंग पोएट। कंट्रीब्यूशन, उन्होंने लिखे रग नमाज यानी एपिक पोएम्स, हिस्टोरिकल थीम्स पर कविता, रिलीजियस और स्पिरिचुअल पोएट्री, लिरिकल गजल्स। लेगेसी, मधोश लालपुरी का काम गोजरी लिटरेरी आइडेंटिटी का बैकबोन है और गुज्जर कम्युनिटी के लिए कल्चरल प्राइड का सोर्स भी है। ख्वाजा बरकत अली कलम 1913 टू 1991। अब बात करते हैं गोजरी के एक सेंटली पोएट की। लैंग्वेज गोजरी कंट्रीब्यूशन, उनकी पोएट्री फोकस करती है फेथ, यूनिटी, सोशल रिफॉर्म, ह्यूमन इक्वालिटी। लेगेसी, उन्हें सिर्फ पोएट नहीं बल्कि सेंटली फिगर माना जाता है। कल्चरल रोल, उनकी दरगाह राजौरी में आज भी एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर है जहां सब फेथ्स के लोग आते हैं। ताशी राबग्यास 1924 टू 2014। अब हम लद्दाख रीजन की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज लद्दाखी भोती टाइटल, वो थे प्रोमिनेंट पोएट, हिस्टोरियन एंड कल्चरल आइकन ऑफ लद्दाख। कंट्रीब्यूशन, उन्होंने लिखी लद्दाखी हिस्ट्री, कल्चर, बुद्धिज्म पर न्यूमरस बुक्स। लिटरेरी रोल, साथ ही उन्होंने मॉडर्न लद्दाखी पोएट्री भी लिखी जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न थॉट का ब्लेंड था। लेगेसी, ताशी राबग्यास ट्रेडिशनल मोनास्टिक स्कॉलरशिप और मॉडर्न लिटरेचर के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन गए। शेख अब्दुल्ला बहार 1995 टू 1979। अब बात करते हैं बल्टी लिटरेचर के पायोनियर की। लैंग्वेज बल्टी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बल्टी पोएट्री को नए थीम्स और न्यू फॉर्म्स दिए लेकिन लोकल ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं। सिग्निफिकेंस, उनके काम ने बल्टी वरेटर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। लेगेसी, आज बल्टी लिटरेचर का मॉडर्न फॉर्म बहार साहब के बिना अधूरा माना जाता है। आगा शाहिद अली 1949 टू 2001। अब हम बात करते हैं एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड कश्मीरी पोएट की। लैंग्वेज इंग्लिश, वो कश्मीरी अमेरिकन पोएट थे। जॉनर पोएट्री, फेमस वर्क्स, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड। कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट, पेन, मेमोरी, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग को ग्लोबल इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा बना दिया। इनोवेशन, उन्होंने गजल फॉर्म को इंग्लिश पोएट्री में मास्टरफुली इंट्रोड्यूस किया। दीनू भाई पंत 1907 टू 1979। लैंग्वेज कुमाऊनी पहाड़ी, जम्मू हिल्स रीजन। कंट्रीब्यूशन, वो थे पोएट, प्लेराइट, फ्रीडम फाइटर, नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म, हिमालयाज की ब्यूटी, जम्मू हिल्स के पहाड़ी रीजन की एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी वॉइस। पंडित नैन सिंह बिलगामी 1902 टू 1986। लैंग्वेज शिना, गुरेज रीजन। कंट्रीब्यूशन, वो शिना के रेयर अर्ली लिटरेरी फिगर्स में से एक थे। लेगेसी, उन्होंने शिना लैंग्वेज और दर्द शिन फोकलोर को प्रिजर्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अख्तर मोहिउद्दीन 1928 टू 2001। लैंग्वेज कश्मीरी। जॉनर शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स। अचीवमेंट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर सत्संगर, द सेवेंथ पीक। कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न पश्मीरी प्रोज फिक्शन के लीडिंग फिगर जो सोसाइटी को रियलिस्टिक लेंस से डिपिक्ट करते थे। मोतीलाल साकी 1936 टू 1999। लैंग्वेज कश्मीरी। जॉनर गजल और नज्म। कंट्रीब्यूशन, उनकी पोएट्री एक्सप्लोर करती है लव, लॉस, पॉलिटिकल एंग्विश, कलेक्टिव पेन। लेगेसी, उनकी गजल्स आज भी गाई जाती हैं महफिल्स और कल्चरल प्रोग्राम्स में। अब हम समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर के हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स के बारे में। ये टेक्स्ट सिर्फ हिस्ट्री रिकॉर्ड करते नहीं बल्कि हमें रीजन की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन के बारे में भी डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राजतरंगिनी से, जो कश्मीर की सबसे पुरानी और प्रेस्टीजियस हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है। राजतरंगिनी 1148 टू 1150 CE। अब हम जम्मू एंड कश्मीर के सबसे फाउंडेशनल हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करते हैं। राजतरंगिनी
ऑथर, इसके रचयिता थे कल्हणा, जो 12th सेंचुरी के एक लर्नेड कश्मीरी स्कॉलर और कोर्ट इंटेलेक्चुअल थे। लैंग्वेज, ये लिखी गई संस्कृत लैंग्वेज में, जो उस समय स्कॉलरली और क्लासिकल राइटिंग की प्राइमरी लैंग्वेज थी। नेचर ऑफ द टेक्स्ट, राजतरंगिनी वर्ड का मतलब होता है किंग्स की रिवर, यानी कश्मीर के राजाओं की लगातार कहानी, बिल्कुल एक बहती हुई धारा की तरह। कंटेंट, इस ग्रंथ में कल्हणा ने कश्मीर के राजाओं का क्रोनोलॉजिकल अकाउंट दिया है, माइथोलॉजिकल टाइम से शुरू करके अपने समय यानी 12th सेंचुरी तक। इसमें डायनेस्टीज, वॉर्स, सक्सेशंस, नेचुरल कैलामिटीज, पॉलिटिकल इंट्रीग्स, सब कुछ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया गया है। राजतरंगिनी को सिर्फ एक काव्य नहीं माना जाता, क्योंकि कल्हणा ने पुराने रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस, ओरल ट्रेडिशंस और अर्लियर क्रॉनिकल्स का क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया। उन्होंने सोर्सेस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कॉन्ट्रडिक्शंस पॉइंट आउट किए। इसी वजह से ये ग्रंथ इंडिया का फर्स्ट प्रॉपर हिस्टोरिकल राइटिंग माना जाता है। राजतरंगिनी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का माइलस्टोन है, कश्मीर की एंशिएंट और अर्ली मीडिएवल हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स है। बाद के सारे हिस्टोरियंस इसी पर डिपेंड करते हैं। जोन राजा, श्रीवरा, प्रज्ञभट्टा, सब ने अपनी हिस्ट्रीज कल्हणा की राजतरंगिनी से ही आगे कंटिन्यू की। आज भी अर्ली मीडिएवल इंडिया, हिमालयन पॉलिटी और रीजनल किंगशिप को समझने के लिए राजतरंगिनी एक इंडिस्पेंसेबल टेक्स्ट है। राजतरंगिनी ने कश्मीर को सिर्फ एक कल्चरल रीजन नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया। अब हम कश्मीर की हिस्टोरियोग्राफी के पर्शियन फेज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल पर आते हैं, बहारिस्तान शाही। लैंग्वेज, ये ग्रंथ लिखा गया है पर्शियन भाषा में, जो मिडिएवल कश्मीर और मुगल पीरियड के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट हिस्टोरियोग्राफी की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बहारिस्तान शाही एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कश्मीर के पॉलिटिकल और डायनास्टिक इतिहास को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। इस टेक्स्ट में कश्मीर के सुल्तनत पीरियड, चक रूलर्स, मुगल इंटरवेंशन और इन्फ्लुएंस का डिटेल हिस्टोरिकल अकाउंट मिलता है। बहारिस्तान शाही खास तौर पर उस पीरियड को कवर करता है जब कश्मीर इंडिजिनस रूलर्स से इंपीरियल मुगल फ्रेमवर्क की तरफ ट्रांजिशन कर रहा था। इस ग्रंथ की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये मीडिएवल कश्मीर के लिए प्राइमरी पोर्शन सोर्स है, सुल्तनेट और चक रूल को समझने के लिए ऑथेंटिक मटेरियल देता है, राजतरंगिनी के बाद के गैप को फिल करता है। मॉडर्न हिस्टोरियंस के लिए ये टेक्स्ट मीडिएवल कश्मीर हिस्ट्री, पर्शियन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन और मुगल कश्मीर रिलेशंस को एनालाइज करने का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओवरऑल लेगेसी, बहारिस्तान शाही ने कश्मीर के इतिहास को लोकल संस्कृत ट्रेडिशन से निकालकर पर्शियन इस्लामिक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में फर्मली प्लेस किया। जैन तरंगिनी, circa 15th सेंचुरी CE। अब हम राजतरंगिनी ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी को समझते हैं, जहां कल्हणा के बाद कश्मीर के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम जोन राजा ने किया। ऑथर, इस ग्रंथ के लेखक हैं जोन राजा, जो कश्मीरी कोर्ट से जुड़े हुए एक संस्कृत स्कॉलर और कोर्ट इंटेलेक्चुअल थे। लैंग्वेज, ये लिखी गई संस्कृत भाषा में और ये कल्हणा की क्लासिकल हिस्टोरिकल स्टाइल को फॉलो करती है। ये एक कंटिन्यूएशन क्रॉनिकल है, जिसका मेन एम था कल्हणा के राजतरंगिनी के बाद के पीरियड का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तैयार करना। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास को कवर किया गया है 1150 CE से लेकर 1459 CE तक, शाहमीर डायनेस्टी के अंत तक। इसमें सुल्तनेट पीरियड के पॉलिटिकल इवेंट्स, कोर्ट इंट्रीग्स और डायनेस्टिक चेंजेस का विविड डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैन तरंगिनी खास तौर पर अर्ली मुस्लिम रूल इन कश्मीर, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के प्रेडिसेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल ट्रांजिशंस को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। इस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सुल्तनेट पीरियड का प्राइमरी संस्कृत सोर्स है, कल्हणा और पर्शियन क्रॉनिकल्स के बीच का ब्रिज बनाता है, हिंदू बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के पर्सपेक्टिव से मुस्लिम रूल को दिखाता है। जोन राजा का अप्रोच क्रिटिकल भी है, कोर्ट पॉलिटिक्स को ओपनली मेंशन करता है, मॉरल डिक्लाइन और गवर्नेंस फेलियर्स पर भी कमेंट करता है। इसी वजह से जैन तरंगिनी को सिर्फ रॉयल प्रीज नहीं बल्कि एनालिटिकल हिस्ट्री माना जाता है। और ये टेक्स्ट अर्ली सुल्तनेट कश्मीर, रिलीजियस ट्रांजिशंस और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी पर रिसर्च के लिए इंडिस्पेंसेबल सोर्स है। तारीख कश्मीर, हैदर मलिक चदूरा, circa 1617 to 1620 CE। अब हम मुगल पीरियड के सबसे अथॉरिटेटिव कश्मीरी पर्शियन हिस्ट्री पर आते हैं। ऑथर, इस वर्क के लेखक हैं हैदर मलिक चदूरा, जो कश्मीरी नोबल और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे। लैंग्वेज, ये तारीख कश्मीर लिखी गई है पर्शियन भाषा में। ये कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है जो सिर्फ इवेंट्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी और सोसाइटी पर भी फोकस करती है। इसमें कश्मीर का इतिहास कवर होता है एंशिएंट पीरियड से लेकर मुगल एम्परर जहांगीर के रेन तक। साथ ही डिटेल डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी, कल्चर और कस्टम्स की।
इस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मुगल एरा कश्मीर का इनसाइडर अकाउंट है, लोकल कश्मीरी पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का मैच्योर एग्जाम्पल है। हैदर मलिक का अप्रोच डिस्क्रिप्टिव भी है, एनालिटिकल भी, और मुगल गवर्नेंस को जस्टिफाई भी करता है। इसीलिए हिस्टोरियंस के लिए ये एक बैलेंस्ड प्राइमरी सोर्स माना जाता है। तारीख़ कश्मीर, मोहम्मद अज़म दिदमारी, सरका 1445 टू 1460 CE। अब हम 17th सेंचुरी के कश्मीर के मुगल पीरियड के एक और इंपॉर्टेंट पर्शियन क्रॉनिकल पर आते हैं, तारीख़ कश्मीर बाय मोहम्मद अज़म दिदमारी। ऑथर, इस ग्रंथ के लेखक हैं मोहम्मद अज़म दिदमारी, जो कश्मीर के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन और कोर्ट ऑफिशियल थे। लैंग्वेज, ये ग्रंथ लिखी गई है पर्शियन भाषा में, जो मुगल और कश्मीर के एलीट कोर्ट्स में प्रेवलेंट थी। ये क्रॉनिकल स्टाइल हिस्ट्री है जो डिटेल में पॉलिटिकल इवेंट्स, रूलर्स का गवर्नेंस, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब करता है। इस ग्रंथ में मेनली फोकस है मुगल पीरियड के अंडर कश्मीर के इवेंट्स, शाहजहां की रेन के दौरान डेवलपमेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और मुगल इन्फ्लुएंस। हैदर मलिक चदूरा के काम का कंटिन्यूएशन भी समझा जा सकता है। ये टेक्स्ट मुगल कश्मीर के सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो का ऑथेंटिक अकाउंट देता है, शाहजहां के रूल के न्यूएंसेस और मुगल कश्मीर रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है, पर्शियन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। दिदमारी का स्टाइल कंसाइज और फैक्चुअल है, कोर्ट पेट्रनेज और एलीट पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है, लोकल इवेंट्स को मुगल सेंट्रिक फ्रेम में प्लेस करता है। वाकयात कश्मीर, circa 1835 टू 1836 CE। अब हम 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के टर्बुलेंट कश्मीर की क्रॉनिकल की तरफ बढ़ते हैं। वाकयात कश्मीर, इसका मेन ऑथर है मोहम्मद उद्दीन फॉक, जो पहले बीरबल कचरू के काम पर बेस करते हुए कश्मीर के लेट मुगल से अफगान और अर्ली सिख पीरियड तक का रिकॉर्ड तैयार किया। ये ग्रंथ पर्शियन में लिखा गया है, जो उन टाइम्स की कोर्ट और स्कॉलरली लैंग्वेज थी। ये भी एक क्रॉनिकल हिस्ट्री है जो डिटेल्ड इवेंट्स का रिकॉर्ड रखता है, लेट मुगल डिक्लाइन, अफगान दुर्रानी रूल, सिख कॉन्क्वेस्ट और अर्ली डोगरा इमर्जेंस। कश्मीर के पॉलिटिकल शिफ्ट्स का क्रोनोलॉजिकल नरेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिबेलियंस और सोशल डिसरप्शंस का रिकॉर्ड, मुगल टू अफगान टू सिख ट्रांजिशंस का डिटेल कवरेज। ये टेक्स्ट हमें टर्बुलेंट 18th सेंचुरी कश्मीर का इनसाइडर व्यू देता है। अफगान और सिख ट्रांजिशंस को डॉक्यूमेंट करना इसका कोर वैल्यू है, मॉडर्न हिस्टोरियंस के लिए एसेंशियल सोर्स है। प्रीवियस क्रॉनिकल्स के कंपैरिजन में ये लेट मिडीवल और अर्ली मॉडर्न कश्मीर का ब्रिज बनाता है, पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज को प्रिजर्व करता है और इसे मुगल, अफगान, सिख ट्रांजिशन पीरियड के लिए कोर रेफरेंस माना जाता है। गुलाबनामा का 19th सेंचुरी। अब हम मूव करते हैं डोगरा एरा के फाउंडेशन के पीरियड पर, और इस पीरियड का कोर्ट पोएटिक हिस्ट्री है गुलाबनामा। ऑथर, ये पोएटिक क्रॉनिकल लिखा गया था दीवान किरपाराम के द्वारा, जो महाराजा रणबीर सिंह के कोर्ट पोएट थे। लैंग्वेज, ये ग्रंथ पर्शियन में लिखी गई है, जो डोगरा कोर्ट्स में प्रेस्टीज और लिटरेरी ट्रेडिशन के लिए प्रिफर्ड थी। ये एक पोएटिक हिस्ट्री है, महाराजा गुलाब सिंह की लाइफ, कॉन्क्वेस्ट और डायनेस्टी एस्टैब्लिशमेंट को ग्लोरीफाई करता है। फाउंडिंग ऑफ डोगरा किंगडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1792 टू 1857, मिलिट्री कैंपेन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन, कल्चरल पेट्रोनेज और डोगरा ट्रेडिशंस का मेंशन। प्रिंसिपल कोर्ट क्रॉनिकल फॉर डोगरा एरा, फाउंडेशन पीरियड की पॉलिटिकल और कल्चरल लेजिटिमेसी इस्टैब्लिश करता है, पोएट्री के मीडियम से हिस्टोरिकल इवेंट्स को इमॉर्टलाइज करता है। ये कोर्ट सेंट्रिक सेलिब्रेटरी नैरेटिव है, डोगरा पर्सपेक्टिव और रॉयल आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ लिटरेरी एम्बेलिशमेंट भी है। तवारीख़ जम्मू, circa 1870 CE। ये डोगरा एरा का एक मेजर हिस्टोरियोग्राफिकल कंपाइलेशन है, जो महाराजा रणबीर सिंह के रेन के दौरान प्रिपेयर किया गया था। ये प्रोजेक्ट महाराजा रणबीर सिंह रिसर्च ब्यूरो के अंडर किया गया। स्कॉलर्स और कोर्ट हिस्टोरियंस ने इसे कंपाइल किया। ग्रंथ लिखा गया पर्शियन में। लैंग्वेज चॉइस रिफ्लेक्ट करती है एलीट, स्कॉलरली और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन को। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इवेंट्स का रिकॉर्ड, डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज का भी मेंशन, रीजनल हिस्ट्रीज और लोकल अकाउंट्स का इंटीग्रेशन। ये एक मेजर डोगरा एरा हिस्टोरियोग्राफिकल एफर्ट था। कश्मीर सेंट्रिक और डोगरा सेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स को कंसोलिडेट करता है। कोर्ट पेट्रनेज के अंडर लिखा गया एक सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। ओरिजिनल संस्कृत और पर्शियन क्रॉनिकल्स को प्रिजर्वेशन और ट्रांसलेशन की, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी मेंटेन की, डोगरा स्टेट की लेजिटिमेसी और गवर्नेंस को रिकॉर्ड करता है। द वैली ऑफ कश्मीर 1895 CE। सबसे पहले बात करते हैं द वैली ऑफ कश्मीर की। इस बुक के ऑथर हैं सर वॉल्टर आर लॉरेंस, जो ब्रिटिश पीरियड में कश्मीर के सेटलमेंट ऑफिसर थे। ये वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। इस किताब में लेट 19th सेंचुरी कश्मीर का बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट मिलता है, जिसमें शामिल है फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोगरा रूल। लॉरेंस ने कश्मीर को सिर्फ एक सीनिक रीजन के रूप में नहीं, बल्कि एक लिविंग सोसाइटी के रूप में डॉक्यूमेंट किया।
ये वर्क मॉडर्न कश्मीर स्टडीज़ का फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है, स्पेशली डोगरा पीरियड के एंड के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को समझने के लिए। नीलम मता पुराणा, सर्कल 6th to 8th सेंचुरी CE। अब हम चलते हैं कश्मीर के सबसे प्राचीन टेक्सचुअल सोर्सेज में से एक की तरफ, नीलम मता पुराणा। इसका ऑथर अननोन है और ये टेक्स्ट ट्रेडिशनल माना जाता है। नीलम मता पुराणा लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। ये एक माइथो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जो डिस्क्राइब करता है कश्मीर वैली के ओरिजिन्स, रिलीजियस रिचुअल्स और फेस्टिवल्स, सेक्रेड ज्योग्राफी, नागास और पिशाचास द्वारा वैली के सेटलमेंट की कहानी। इसमें कश्मीर को एक सेक्रेड और रिचुअली ऑर्डर्ड स्पेस के रूप में दिखाया गया है। नीलम मता पुराणा अर्ली कश्मीर की कल्चरल, रिलीजियस और सोशल हिस्ट्री का सबसे पुराना सोर्स है। ये लेटर हिस्टोरियंस स्पेशली कल्हणा के लिए बेस बना। महानायका प्रकाशा, सर्कल 15th सेंचुरी CE। अब बात करते हैं महानायका प्रकाशा की। इसका लेखक था शितिकंठा। ये वर्क लिखा गया है संस्कृत में। ये एक हिस्टोरिकल काव्य यानी पोएटिक कॉम्पोजिशन है जो प्रेस करता है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बुड्ढ शाह को, उनके कोर्ट को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और पेट्रनेज को। पोएटिक फॉर्म के बावजूद इसमें काफ़ी हिस्टोरिकल डिटेल्स एम्बेडेड हैं। ये सोर्स हमें 15th सेंचुरी कश्मीर सल्तनत के गोल्डन एज का इनसाइडर व्यू देता है, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल पेट्रनेज पर रोशनी डालता है। तारीख़ राशिदी, सर्कल 1546 CE। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल हिस्टोरिकल सोर्स, तारीख़ राशिदी। इसके ऑथर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत। ये टेक्स्ट लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में। इस वर्क में सेंट्रल एशिया और मुगल हिस्ट्री और खासकर कश्मीर के सेक्शंस मिलते हैं। ऑथर ने खुद 1540 से 51 के बीच कश्मीर पर रूल किया, इसलिए कश्मीर का डिस्क्रिप्शन आई विटनेस अकाउंट है। सिग्निफिकेंस, ये सोर्स मिड 15th सेंचुरी कश्मीर के लिए पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का एक बहुत रिलायबल बाहरी पर्सपेक्टिव देता है। दबिस्तान मज़ाहिब, सर्कल 1655 CE। अब बात करते हैं दबिस्तान मज़ाहिब की। इस वर्क को मोहब्बत शाह के नाम से एट्रीब्यूट किया जाता है। लैंग्वेज, ये टेक्स्ट लिखा गया है पर्शियन में। ये एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स है जिसमें 17th सेंचुरी कश्मीर के बारे में डिटेल्ड चैप्टर्स मिलते हैं, जैसे कश्मीरी शैविज्म, सूफिज्म, इस्लामिक थॉट, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। सिग्निफिकेंस, इस सोर्स की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये कश्मीर के रिलीजियस और फिलोसॉफिकल लैंडस्केप को डॉक्यूमेंट करता है, मल्टीपल ट्रेडिशंस के इंटरैक्शन को क्लियरली शो करता है। तारीख़ हसन, कंप्लीटेड 1896 CE। अब हम आते हैं एक मॉन्यूमेंटल पर्शियन हिस्ट्री पर, तारीख़ हसन। इसके लेखक हैं पीर गुलाम हसन शाह फुईहामी। ये लिखी गई है पर्शियन लैंग्वेज में। ये एक मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री है जो कवर करती है एंशिएंट कश्मीर, मिडिएवल पीरियड, लेट डोगरा पीरियड तक का हिस्ट्री। ऑथर ने इसमें कई ऐसे सोर्सेज यूज किए जो आज लॉस्ट हैं। सिग्निफिकेंस, तारीख़ हसन को कश्मीर की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पर्शियन हिस्ट्रीज में गिना जाता है। स्पेशली 18th और 19th सेंचुरी के लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। तोहफतुल अहबाब, सर्कल 1112 to 13 CE। अब बात करते हैं तोहफतुल अहबाब की। इसका ऑथर है मोहम्मद अली कश्मीरी। ये टेक्स्ट लिखा गया है पर्शियन में। ये एक बायोग्राफिकल वर्क है जो फोकस करता है ग्रेट सूफी सेंट हमजा मखदूम पर, उनकी लाइफ, टीचिंग्स और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस पर। सिग्निफिकेंस, ये सोर्स 16th सेंचुरी कश्मीर में सूफिज्म, सोसाइटी और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख़ जम्मू, 18th to 19th सेंचुरी। अब कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव से थोड़ा हटकर जम्मू रीजन पर फोकस करते हैं। ऑथर, इस कैटेगरी के वर्क्स लिखे गए हैं मल्टीपल ऑथर्स द्वारा, जैसे गणेश दास और बाबा प्रीतम सिंह। लैंग्वेज, ये क्रॉनिकल्स लिखी गई है पर्शियन और डोगरी में। कंटेंट, इन टेक्स्ट्स का फोकस है जम्मू रीजन का हिस्ट्री, डोगरा राजपूत्स, हिल स्टेट्स, डोगरा पावर के राइज पर। सिग्निफिकेंस, ये सोर्सेस कश्मीर वैली सेंट्रिक हिस्ट्री को बैलेंस करते हैं, डोगरा रूलर्स के बैकग्राउंड और राइज को समझने में मदद करते हैं। लेटर्स फ्रॉम इंडिया एंड कश्मीर, 1874 CE। अब बात करते हैं एक और ब्रिटिश ईरा अकाउंट की। ऑथर, इस वर्क के ऑथर हैं सर फ्रेडरिक ड्रू, जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। लैंग्वेज, ये लिखी गई है इंग्लिश में। कंटेंट, इसमें मिलता है ज्योग्राफी, जियोलॉजी, पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली महाराजा रणबीर सिंह के रूल के दौरान। सिग्निफिकेंस, ये वर्क लॉरेंस के अकाउंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट गजेटियर्स, अर्ली 20th सेंचुरी।
आखिर में बात करते हैं गवर्नमेंट गजेटियर्स की। कंपाइलर, इन्हें कंपाइल किया गया ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। लैंग्वेज, ये रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं इंग्लिश में। कंटेंट, इसमें शामिल है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल सीरीज कश्मीर एंड जम्मू 1909, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंसाइक्लोपीडिक डेटा जैसे हिस्ट्री, ट्राइब्स, इकोनॉमी, टोपोग्राफी। सिग्निफिकेंस, ये गजेटियर्स सिस्टमैटिक ऑफिशियल कॉलोनियल एरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जो सोशो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर जैसा रीजन जहां लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स और कल्चरल ट्रेडिशंस हर फ्यू किलोमीटर्स पर चेंज हो जाते हैं, वहां एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो इस पूरी डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सके। इसी रिक्वायरमेंट के बैकग्राउंड में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की एस्टैब्लिशमेंट 1958 में की गई। इस एकेडमी का रोल सिर्फ एक पब्लिशिंग हाउस का नहीं रहा, इसने सिस्टमैटिक तरीके से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी और संस्कृत जैसे लैंग्वेजेस को इंस्टीट्यूशनल रिकग्निशन और एकेडमिक लेजिटिमेसी दी। एकेडमी ने फोक लिटरेचर को कलेक्ट किया, ओरल नैरेटिव्स को डॉक्यूमेंट किया, क्लासिकल और मॉडर्न राइटर्स के वर्क्स पब्लिश किए, लिटरेरी जर्नल्स और रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशंस लॉन्च की। इसके कल्चरल प्रोग्राम्स और सेमिनार्स का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं उन्हें नेशनल कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सके। आज भी ये एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर की लिटरेरी मेमोरी को प्रिजर्व करने वाली सबसे अथॉरिटेटिव बॉडी मानी जाती है। अदीबी मरकज कमराज। अब फोकस शिफ्ट करते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड है, कश्मीरी लैंग्वेज। अदीबी मरकज कमराज, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1981 में हुआ, एक नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव था जो कश्मीरी को सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज से एक फुल्ली डेवलप्ड लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता था। इस इंस्टीट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इसने कश्मीरी लैंग्वेज के लिए लिंग्विस्टिक रिसर्च को एनकरेज किया, स्टैंडर्डाइजेशन के एफर्ट्स किए, यंग राइटर्स और पोएट्स को मेंटरशिप दी। ये कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और लिटरेरी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता रहा जहां कश्मीरी लैंग्वेज पर सीरियस एकेडमिक डिस्कशन होती थी। इसके पब्लिकेशंस शिराजा कश्मीरी और मैगजीन प्राज कश्मीरी लिटरेरी डिस्कोर्स के की रेफरेंस पॉइंट्स बन गए। अदीबी मरकज कमराज ने कश्मीरी लिटरेचर को सिर्फ इमोशनल आइडेंटिटी तक लिमिटेड नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक स्पेस प्रोवाइड की। जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल काउंसिल। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल काउंसिल की, जिसका रोल थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी नेचर का है। इस काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट 1963 में हुई और ये JNK एकेडमी के अंडर एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के तौर पर काम करती है। इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग कल्चरल और लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस के काम ओवरलैप ना करें, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन में मूव करें। ये काउंसिल रजिस्टर्ड सोसाइटीज को ग्रांट्स देती है, लार्ज स्केल कल्चरल इवेंट्स को फंड करती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पब्लिकेशंस को अप्रूव करती है। इस तरह से ये बॉडी एक पॉलिसी लेवल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती है जो ग्राउंड लेवल कल्चरल एक्टिविटीज को सस्टेन करता है। डोगरी संस्था जम्मू। अब जम्मू रीजन की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। डोगरी संस्था जम्मू, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई, जो दिखाता है कि डोगरी लैंग्वेज के लिए इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो चुके थे। डोगरी संस्था का काम सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, इसने एक्टिवली डोगरी को लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया, एजुकेशन और रिसर्च के साथ जोड़ा, नेशनल लेवल रिकग्निशन तक पहुंचाया। इसका एनुअल ऑल इंडिया डोगरी कॉन्फ्रेंस डोगरी राइटर्स और स्कॉलर्स के लिए एक मेजर नेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। जर्नल नामी चेतना डोगरी लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट आर्काइवल सोर्स है। कश्मीर पेन सेंटर। अब एक थोड़ा डिफरेंट काइंड के इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। कश्मीर पेन सेंटर, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुई और ये पेन इंटरनेशनल का हिस्सा है जो ग्लोबली राइटर्स के राइट्स और फ्रीडम के लिए काम करता है। इस सेंटर का फोकस लिटरेचर से ज्यादा राइटर्स के सोशो पॉलिटिकल स्पेस पर होता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इश्यूज पर अवेयरनेस क्रिएट करता है, राइटर्स के बीच डायलॉग फैसिलिटेट करता है, लिटरेरी एक्टिविज्म को एनकरेज करता है। इसने कश्मीरी राइटर्स को ग्लोबल लिटरेरी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनाने में मदद की है। शेखुल अलम चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन पर आते हैं।
शेखुल अलम चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इस चेयर की एस्टैब्लिशमेंट अराउंड 2000 के आसपास हुई ताकि कश्मीरी मिस्टिक लिटरेचर को सिस्टमैटिक एकेडमिक स्टडी का हिस्सा बनाया जा सके। इसका प्राइमरी फोकस शेखुल अलम के वर्क्स पर है, जो कश्मीर की ऋषि सूफी ट्रेडिशन के सेंट्रल फिगर हैं। यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्रिटिकल स्टडी होता है, एनोटेटेड एडिशंस पब्लिश होती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एनकरेज की जाती है। इस चेयर ने कश्मीरी स्पिरिचुअल लिटरेचर को ग्लोबल एकेडमिक डिस्कोर्स के साथ कनेक्ट किया है। बज़्म-ए-अदब श्रीनगर। अब उर्दू लिटरेचर के इकोसिस्टम को समझने के लिए बज़्म-ए-अदब श्रीनगर पर नजर डालते हैं। ये इंस्टीट्यूशन मिड 20th सेंचुरी से एक्टिव है और कश्मीरी उर्दू पोएट्री और प्रोज का एक सेंट्रल मीटिंग पॉइंट रहा है। रेगुलर मुशायराज और लिटरेरी सिटिंग्स के थ्रू उर्दू राइटर्स को एक्सप्रेशन का स्पेस मिलता रहा है। इसने कश्मीरी की उर्दू लिटरेरी ट्रेडिशन को जिंदा रखने और इवॉल्व करने में अहम रोल प्ले किया है। कल्चरल एकेडमी लेह लद्दाख। अब कश्मीर और जम्मू के बाद फोकस लद्दाख रीजन पर शिफ्ट होता है। कल्चरल एकेडमी लेह की एस्टैब्लिशमेंट 1980s में हुई ताकि लद्दाख की डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जा सके। भोटी और लद्दाखी लैंग्वेजेस के लिटरेचर को पब्लिश करना, फोक ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट करना और फेस्टिवल्स जैसे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना इस एकेडमी के मेजर काम हैं। इस इंस्टीट्यूशन ने लद्दाख को JNK के ब्रॉडर कल्चरल नैरेटिव में एक डिस्टिंक्ट वॉइस दी है। श्री रणबीर संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू। आखिरी इंस्टीट्यूशन है श्री रणबीर संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1962 में हुई और ये महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर रखा गया। ये इंस्टीट्यूट संस्कृत स्टडीज का एक प्रीमियर रिसर्च सेंटर है, जहां रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स का वास्ट कलेक्शन है, खासकर कश्मीर शैविज्म से रिलेटेड टेक्स्ट्स। यहाँ एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व किए जाते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट्स पब्लिश होते हैं, इंडियन फिलॉसफी और संस्कृत लिटरेचर पर रिसर्च होती है। इस इंस्टीट्यूट ने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के क्लासिकल इंटेलेक्चुअल मैप पर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है। अब हम जम्मू एंड कश्मीर की क्विजीन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, जब हम कश्मीर या जम्मू के खाने की बात करते हैं तो ये सिर्फ फूड आइटम्स की बात नहीं होती, बल्कि इसके साथ जुड़े होते हैं कल्चर, रिचुअल्स, सीजन्स, कम्युनिटी लाइफ और मेहमान नवाजी। इसलिए इस टॉपिक को आप खाने की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लिविंग कल्चरल ट्रेडिशन की तरह समझिए। कश्मीर वैली क्विजीन। यहाँ का फूड जनरली माइल्ड, एरोमेटिक और बैलेंस्ड होता है, जहाँ स्पाइसेस का यूज फ्लेवर के लिए होता है, ना कि सिर्फ तीखापन बढ़ाने के लिए। वज़वान। सबसे पहले हम समझते हैं कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट फूड ट्रेडिशन, वज़वान। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, वज़वान एक नॉर्मल मील नहीं होता। ये एक ग्रैंड सेरेमोनियल फीस्ट होता है जो वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और स्पेशल सोशल ओकेजन्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रेडिशनली वज़वान में 36 से ज्यादा डिशेस होती हैं और हर डिश एक फिक्स्ड सीक्वेंस में सर्व होती है। प्रिपरेशन एंड सर्विंग स्टाइल। अब इसके प्रिपरेशन और सर्विंग स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। वज़वान को प्रिपेयर करते हैं एक्सपर्ट शेफ्स, जिन्हें वाजाज कहा जाता है। ये लोग जनरेशन से इस कुलिनरी आर्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। सर्विंग का स्टाइल भी यूनिक है। खाना सर्व होता है ट्रिमिस पर, एक बड़ी कॉपर प्लेट जिसमें 4 लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। इसका मतलब सिर्फ खाना शेयर करना नहीं, बल्कि कम्युनिटी बॉन्डिंग, इक्वालिटी और टुगेदरनेस। की डिशेस ऑफ वज़वान। अब हम वज़वान की कुछ इंपॉर्टेंट डिशेस को समझते हैं। रिश्ता। वज़वान की शुरुआत होती है रिश्ता से। ये सॉफ्ट मिंस्ड मीट के मीट बॉल्स होते हैं जो एक रिच रेड ग्रेवी में होते हैं। इस डिश से फीस्ट का मूड सेट होता है। गुश्तबा। इसके बाद आता है गुश्तबा। ये योगर्ट बेस्ड क्रीमी मीट बॉल डिश होती है और स्टूडेंट्स, इस डिश का एक सिंबॉलिक रोल है। जैसे ही गुश्तबा आता है, समझ लीजिए वज़वान कंप्लीट। तबक माज। नेक्स्ट है तबक माज, लैम्ब रिब्स जो पहले स्लो कुक्ड और फिर फ्राई किए जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। आब गोश्त में मीट मिल्क बेस्ड ग्रेवी में कुक होता है। ये डिश कश्मीरी क्विजीन की माइल्ड और एलिगेंट रिचनेस को दिखाती है। रोगन जोश। सबसे फेमस डिश रोगन जोश। ऑथेंटिक कश्मीरी वर्जन में ना अनियन होता है ना टमेटो, सिर्फ कश्मीरी रेड चिलीज और एरोमेटिक स्पाइसेस का यूज होता है। दम आलू कश्मीरी स्टाइल। बेबी पटेटोज को स्लो दम प्रोसेस में स्पाइस्ड ग्रेवी के साथ कुक किया जाता है और यह भी ट्रेडिशनली अनियन फ्री होता है।
वेजिटेरियन क्विजीन ऑफ कश्मीर वैली। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कश्मीर सिर्फ नॉनवेज क्विजीन के लिए फेमस नहीं है, यहाँ की वेजिटेरियन डिशेस उतनी ही ट्रेडिशनल और कल्चरली रिच हैं। नद्रू यखनी, लोटस स्टेम को योगर्ट बेस्ड ग्रेवी में पकाया जाता है। इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों यूनिक होते हैं। हाक, सिंपल कॉलर्ड ग्रीन्स प्रिपरेशन, लेकिन ये कश्मीरी हाउस होल्ड्स का डेली स्टेपल फूड है। राजमा गोगजी, किडनी बीन्स और टर्निप का कॉम्बिनेशन जो लोकल वेजिटेबल्स और सीजनल कुकिंग को हाईलाइट करता है। मोदर बुलाओ, स्वीट सैफरन राइस जो फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेशंस पर बनाया जाता है। ब्रेड्स ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर में ब्रेड डेली डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। शीरमाल, स्वीट और सैफरन फ्लेवर्ड ब्रेड। लवासा, थिन अनलेवेंड ब्रेड जो लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होती है। बाखेठानी, लेयर्ड और क्रिस्पी ब्रेड ज्यादातर फेस्टिव ओकेजन्स पर। सोइट, ट्रेडिशनल कश्मीरी ब्रेड जो लोकल बेकरीज का स्टेपल है। बेवरेजेस ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर की ठंड और उसके बेवरेजेस का कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है। कहवा, ग्रीन टी जिसमें आमंड्स, सैफरन और कार्डमम होता है, ट्रेडिशनली समावार में सर्व होती है। नून चाय या शीर चाय, पिंक कलर्ड सॉल्टेड टी जो डेली कश्मीरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। गुरगुर चाय, बटर टी जो ज्यादातर नोमैडिक कम्युनिटीज में पॉपुलर है। स्ट्रीट फूड ऑफ कश्मीर वैली, स्ट्रीट लेवल पर भी कश्मीर के लोकल फ्लेवर्स मिलते हैं। नदिर मौंज, लोटस स्टेम फ्रिटर्स जो क्रिस्पी और फ्लेवरफुल होते हैं। केबाब्स, डिफरेंट मीट प्रिपरेशंस लोकल स्पाइस ब्लेंड्स के साथ। तंदूरी चिकन, कश्मीर स्टाइल में मैरिनेट किया हुआ। तो स्टूडेंट्स, कश्मीर वैली की क्विजीन ट्रेडिशन, डिसिप्लिन और एलिगेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करते हैं जम्मू रीजन पर। जम्मू का क्विजीन कश्मीर वैली से काफी अलग है क्योंकि यहां पर डोगरा कल्चर, प्लेन्स का इन्फ्लुएंस और नॉर्थ इंडियन फूड हैबिट्स क्लियरली दिखते हैं। यहां का खाना सिंपल होने के बावजूद बहुत रिच और फ्लेवरफुल होता है और ज्यादातर डिशेस फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और फैमिली गैदरिंग से जुड़ी होती हैं। सिग्नेचर डिशेस डोगरा धाम, जम्मू का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मील है डोगरा धाम। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, डोगरा धाम प्योर वेजिटेरियन फीस्ट होता है। ये शादियों, मंदिर के फंक्शंस और रिलीजियस ओकेजन्स पर बनाया जाता है। इसका खाना भी फिक्स्ड सीक्वेंस में सर्व होता है जो डिसिप्लिन और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। की डिशेस राजमा यानी राजमा। सबसे पहले बात करते हैं राजमा की। ये जम्मू का आइडेंटिटी डिश माना जाता है। थिक और स्पाइसी ग्रेवी में कुक्ड किडनी बीन्स हर डोगरा थाली का सेंटर होते हैं। मादा मदरा, नेक्स्ट है मादा मदरा। ये योगर्ट बेस्ड करी होती है जिसमें चिकपीस या लेंटिल्स होते हैं। इस डिश में देसी घी का यूज डोगरा फ्लेवर को और एनहांस करता है। अंबल, अंबल एक स्वीट और सावर डिश होती है। इसको पंपकिन या ड्राइड मैंगो से बनाया जाता है। ये डिश हैवी आइटम्स के बीच टेस्ट को बैलेंस करती है। खट्टा मीट, यहां एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। खट्टा मीट ये मटन बेस्ड डिश होती है जिसमें अनारदाना या टैमरिन से सावर फ्लेवर दिया जाता है। कलादी, कलादी जम्मू का सबसे फेमस लोकल चीज है। इसको या तो पैन फ्राई किया जाता है या फिर ग्रेवीज में यूज किया जाता है। आउरिया, आउरिया एक पोटैटो बेस्ड डिश है जो सावर और स्पाइसी टेस्ट के साथ डोगरा पैलेट को रिप्रेजेंट करती है। वेजिटेरियन स्पेशलिटीज जम्मू रीजन, जम्मू का क्विजीन वेजिटेरियन डिशेस के बिना इनकम्प्लीट है। सरसों का साग, स्लो कुक्ड मस्टर्ड ग्रीन्स ट्रेडिशनली मक्की की रोटी के साथ खाया जाता है। दम आलू जम्मू स्टाइल, ये कश्मीरी दम आलू से अलग होता है। इसमें टैंगीनेस और स्पाइसीनेस ज्यादा होती है। कढ़ी चावल, ग्राम फ्लावर डम्पलिंग्स स्पाइस्ड योगर्ट ग्रेवी में कुक होते हैं और राइस के साथ सर्व किए जाते हैं। चना मदरा, चिकपीस को माइल्ड और क्रीमी योगर्ट बेस्ड ग्रेवी में पकाया जाता है। ब्रेड्स ऑफ जम्मू, अब हम जम्मू के ब्रेड्स पर आते हैं। मक्की की रोटी, कॉर्न मील से बनी रोटी जो सरसों के साग के साथ परफेक्ट लगती है। किशमिश वाली रोटी, स्वीट ब्रेड होती है जिसमें रेजिन्स और फेनल का फ्लेवर होता है। कलादी कुलचा, लेवेंड ब्रेड जिसके अंदर लोकल चीज भरी होती है। बाबरू, स्वीट फर्मेंटेड राइस फ्लावर पैनकेक जो ट्रेडिशनल डोगरा स्नैक माना जाता है। बेवरेजेस ऑफ जम्मू, जम्मू के बेवरेजेस सिंपल और रिफ्रेशिंग होते हैं। कहवा जम्मू स्टाइल, कश्मीरी कहवा का लाइटर वर्जन। छाछ, स्पाइस्ड बटर मिल्क जो डेली लाइफ में काफी कॉमन है। गुड़ की चाय,
मिल्क टी जिसमें शुगर की जगह जैगरी का यूज होता है। स्ट्रीट फूड ऑफ जम्मू। स्ट्रीट फूड के बिना किसी रीजन की फूड कल्चर इनकम्प्लीट होती है। कलादी कुलचा, जम्मू का सबसे आइकॉनिक स्ट्रीट स्नैक, ग्रिल्ड कुलचा के बीच मेल्टेड चीज। राजमा चावल, सिंपल फिलिंग और कंफर्ट फूड। चोले भटूरे, अर्बन जम्मू एरियाज में काफी पॉपुलर। सुंड पंजीरी, न्यूट्रिशियस स्वीट जो ट्रेडिशनली पोस्टपार्टम केयर से लिंक्ड है। फ्रूट चाट, सीजनल फ्रूट्स का टैंगी और स्पाइसी मिक्स। तो स्टूडेंट्स, जम्मू रीजन का क्विजीन सिंप्लिसिटी प्लस रिचनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। टेक्सटाइल्स, वीव्स, एम्ब्रॉयडरी एंड फेल्ट्स, पश्मीना एंड लग्जरी शॉल्स। जम्मू एंड कश्मीर की टेक्सटाइल हेरिटेज का सबसे प्रीमियम और ग्लोबली फेमस एलिमेंट पश्मीना शॉल है। पश्मीना वर्ड कश्मीरी टर्म पश्म से आता है, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा फाइन वूल। ये वूल चांगथांगी या चामरा गोट के अंडरफर से मिलता है, जो लद्दाख के चांगथांग प्लेटो में 14,000 फीट से ज्यादा एल्टीट्यूड पर रहती है। इतनी हार्श कोल्ड कंडीशंस में रहने की वजह से गोट का अंडरकोट बहुत ही सॉफ्ट और इंसुलेटिंग होता है। इंपॉर्टेंटली, पश्मीना वूल लद्दाख में मिलता है, लेकिन स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग कश्मीर वैली में होती है। जीआई टैग 2008 ने पश्मीना को लीगल प्रोटेक्शन दी ताकि मशीन मेड शॉल्स को असली कश्मीरी पश्मीना के नाम पर बेचा न जा सके। टाइप्स ऑफ पश्मीना शॉल्स। काणी शॉल, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग फॉर्म है। ट्रेडिशनल हैंडलूम पर वुडन बॉबिन्स को तुजीज या काणी कहते हैं। हर तुजी एक स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे एक वोवन ब्लूप्रिंट। एक सिंगल काणी शॉल बनने में 6 महीने से 18 महीने लग सकते हैं। पश्मीना दोशालाज, प्लेन या लाइटली बॉर्डर्ड शॉल्स होती हैं, जिसमें सॉफ्टनेस और वार्मथ प्राइमरी फोकस होता है। पश्मीना जमावर, इसमें पूरा सरफेस वोवन पैटर्न से कवर होता है। एम्ब्रॉयडरी नहीं, बल्कि लूम पर ही डिजाइन बनता है। एम्ब्रॉयडरी ऑन पश्मीना, हाई एंड पश्मीना शॉल्स पर सोजनी एम्ब्रॉयडरी होती है। स्पेशल टाइप दो रुखा होता है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी दोनों साइड से बिल्कुल सेम दिखती है। ये आर्टिजन्स के हाईएस्ट स्किल को शो करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मुगल पीरियड में पश्मीना को रॉयल लग्जरी माना जाता था। एम्परर अकबर कानी शॉल्स के बहुत बड़े पेट्रन थे। यूरोप में इसे कैश्मीर कहा गया और नेपोलियन के थ्रू ये फैशन यूरोप तक पहुंची। कश्मीरी वुलन शॉल्स नॉन पश्मीना, रफल या राफल, ये थोड़ी कोर्स वुल होती है जो डेली वेयर फेरेंस और शॉल्स के लिए यूज होती है। अफोर्डेबल और वार्म होती है। जमावर फैब्रिक, हिस्टोरिकली सिल्क और पश्मीना ब्लेंड से बनता था। इसकी खास बात यह है कि डिजाइन वीव के अंदर होता है, ऊपर से नहीं। दोहरू डबल फेस्ड शॉल, रिवर्सिबल शॉल होती है जिसमें दोनों साइड्स आइडेंटिकल पैटर्न्स दिखते हैं। शतूश हिस्टोरिकल रेफरेंस, कभी सबसे फाइन शॉल माना जाता था, जो टिबेटन एंटेलोप के हेयर से बनती थी। अब ये इंटरनेशनली बैंड है ड्यू टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज। कश्मीरी सिल्क, सिल्क प्रोडक्शन का इकोसिस्टम जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन से जुड़ा है। सेरिकल्चर, सिल्कवर्म रियरिंग ज्यादातर जम्मू के वार्मर एरियाज में होती है। स्पिनिंग और वीविंग श्रीनगर जैसे एरियाज में होती है। प्योर सिल्क स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज होती है, जबकि पश्मीना सिल्क ब्लेंड्स लग्जरी शॉल्स और स्टोल्स के लिए पॉपुलर है। एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स नीडल वर्क, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, ये कश्मीरी नीडल वर्क का सबसे रिफाइंड फॉर्म है। सिंगल थ्रेड से फाइन सैटिन स्टिच लगाया जाता है। दो रुखा सोजनी में थ्रेड का एंड कहीं भी विजिबल नहीं होता। ये पेशेंस और मास्टरी का सिंबल है। आरी या कशीदा एम्ब्रॉयडरी, हुक्ड नीडल से कंटिन्यूस चेन स्टिच बनती है। फ्लोरल और पेजली मोटिव्स इसमें स्मूथली बन जाते हैं। तिल्ला या जरी एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड या सिल्वर थ्रेड से की जाती है। मोस्टली ब्राइडल फेरेंस, कैप्स और प्रेयर मैट्स पर होती है। प्रॉस्पेरिटी और स्टेटस का सिंबल माना जाता है। फेल्टेड टेक्सटाइल्स, नामदा, रॉ वूल को सोप और प्रेशर के साथ फेल्ट बनाया जाता है। उसके बाद कलरफुल आरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जम्मू हिल्स के नामदाज में मिरर वर्क भी होता है। गाबा, ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स को रिसाइकल करके बनाया जाता है। बोल्ड फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स डार्क कलर्स के साथ। पापिये माशे द पेंटेड सोल ऑफ कश्मीर, पापिये माशे कश्मीर का सबसे पहचाना हुआ आर्ट फॉर्म है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस क्राफ्ट को 14th सेंचुरी में पर्शिया से आए मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर लाए। बाद में सुल्तान जैनुल अब्दीन के रूल में ये क्राफ्ट रॉयल पेट्रोनेज के साथ फ्लरिश हुआ। 2 स्टेज क्राफ्ट सिस्टम, यहां काम हमेशा 2 स्पेशलिस्ट्स करते हैं। सख्ता साज, मोल्डर, वेस्ट पेपर, क्लॉथ और राइस स्टार्च ग्लू से पल्प बनाता है। मोल्ड के ऊपर लेयर्स चढ़ाकर ऑब्जेक्ट शेप देता है। फिर सन ड्राइंग होती है। नक्काश, पेंटर, सरफेस को सरेस या व्हाइट क्ले प्राइमर से स्मूथ करता है।
फिर हाथ से इंट्रिकेट पेंटिंग करता है। मोटिव्स एंड डिजाइन्स, कॉमन पैटर्न्स, गुले विलायत, पर्शियन रोज, हजारे गुल, 1000 फ्लावर्स, चिनार लीव्स, ज्योमेट्रिक बॉर्डर्स, अबतर। प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी बॉक्सेस, डेकोरेटिव एग्स, ट्रंक्स, संदूक, फर्नीचर पैनल्स। इस आर्ट की पहचान है ग्लॉसी फिनिश, माइन्यूट डिटेलिंग और जूल लाइक कलर्स। वुड कार्विंग, वॉलनट वुड लेगेसी। मटेरियल, कश्मीर में कार्विंग के लिए वॉलनट वुड यूज होता है। डार्क कलर, फाइन ग्रेन और लॉन्ग लाइफ के लिए फेमस है। ये वुड इतना वैल्यूएबल है कि आज इसकी कटिंग गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। क्राफ्ट प्रोसेस, वुड को सालों तक सीजन किया जाता है। डिजाइन पहले ट्रेस होता है, फिर चिजल्स और मैलेट से कार्विंग होती है। मेजर स्टाइल्स, खत्म बंद, सीलिंग आर्ट, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी वुडन पीसेस, नेल्स या ग्लू के बिना इंटरलॉकिंग ज्योमेट्री, 3D हनी कोम्ब इफेक्ट, जाली वर्क, पियर्स्ड लैटिस पैनल्स, लाइट और वेंटिलेशन के लिए, फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, डीप रिलीफ कार्विंग, बोल्ड फ्लोरल मोटिव्स, फर्नीचर और वॉल पैनल्स पर। प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, स्क्रीन्स, सीलिंग्स, डेकोरेटिव बोल्स, फ्रेम्स। कार्पेट वीविंग, कला बफी ट्रेडिशन, कश्मीर के कार्पेट्स दुनिया भर में लग्जरी सिंबल्स माने जाते हैं। टेक्निक, हैंड नॉटेड कार्पेट्स, वर्टिकल वुडन लूम्स, पर्शियन या सिने नॉट यूज होता है। डिजाइन सिस्टम, तालीम, मास्टर डिजाइनर कार्पेट का तालीम बनाता है। ये एक कलर कोडेड स्क्रिप्ट होती है। उस्ताद उसको अलाउड पढ़कर वीवर्स को गाइड करता है। क्वालिटी, क्वालिटी का पता नॉट डेंसिटी से चलता है। एक हाई क्वालिटी कार्पेट महीनों से लेकर सालों तक बन सकता है। डिजाइन्स, मुगल गार्डन्स, पर्शियन मेडालियंस, ट्री ऑफ लाइफ, हंटिंग सीन्स। कॉपर एंड सिल्वरवेयर, मेटल इन मोशन, कॉपर क्राफ्ट। मेजर सेंटर्स, जैना कदल, श्रीनगर। टेक्निक, हैंड हैमरिंग, एनग्रेविंग, नक्शकारी। प्रोडक्ट्स, समोवार, देगची, तश्त नरी सेट्स। सिल्वर क्राफ्ट, जम्मू एंड लद्दाख में पॉपुलर। प्रोडक्ट्स, लद्दाखी पेरक, टर्कवाइज हेडगियर, एम्यूलेट बॉक्सेस, ज्वेलरी। ये क्राफ्ट वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। विलो विकर वर्क, फ्रॉम वेटलैंड्स टू होम्स। मटेरियल, विलो ट्री शूट्स, कश्मीर वेटलैंड्स में अबंडेंट। प्रोसेस, शूट्स बॉयल होते हैं, पील्ड और सन ड्राइड, फिर वोवन। प्रोडक्ट्स, कांगरी, फायर पॉट होल्डर, बास्केट्स, फर्नीचर, लैम्प शेड्स। ये क्राफ्ट डेली यूटिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेदर क्राफ्ट, करी ईचम। प्रोडक्ट्स, पापू, एम्ब्रॉयडर्ड लेदर शूज, बुक कवर्स, पेन केसेस, कलमदान। टेक्निक, टूलिंग, पेंटिंग, गोल्ड एम्बॉसिंग। हिस्टोरिकली ये आइटम्स एलिट्स और स्कॉलर्स के लिए बनाए जाते थे। कश्मीर वैली अटायर ऑफ द वैली पीपल। फेरन, द कोर गारमेंट ऑफ कश्मीर। फेरन कश्मीर वैली का सबसे आइकॉनिक और यूनिवर्सल गारमेंट है। ये एक लूज लॉन्ग गाउन लाइक ड्रेस होता है जिसका डिजाइन हीट रिटेन करता है, मूवमेंट इजी रखता है, लेयरिंग को अलाउ करता है। इसको मेन और विमेन दोनों, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख सब बच्चे से एल्डरली तक पहनते हैं। सीजनल वेरिएशंस, समर फेरान, कॉटन या लाइट रफल से बना। विंटर फेरान, पूट, थिक वुलन, कभी कभी फर लाइनिंग के साथ। विंटर फेरन के अंदर लोग कांगरी रखते हैं जो पोर्टेबल फायर पॉट होती है, इसलिए फेरन का लूज स्ट्रक्चर जरूरी होता है। स्टाइलिंग एंड इनरवेयर, फेरन के अंदर पूछ पहना जाता है, नीचे सुथान टाइट कॉटन ट्राउजर्स। विमेन वेस्ट पर मेखरी, फोल्डेड क्लॉथ या बेल्ट बांधती हैं जो कंफर्ट और शेप दोनों देता है। हेडगियर इन कश्मीर वैली, हेडगियर कश्मीर में सिर्फ फैशन नहीं बल्कि सोशल आइडेंटिटी का इंडिकेटर होता है। विमेन्स हेडगियर, कसाबा, रेड कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कैप, ऊपर से सिल्वर ऑर्नामेंट्स जुदा लगे होते हैं, मोस्टली मुस्लिम विमेन पहनती हैं। तरंगा, लॉन्ग फ्लोइंग वाइट स्कार्फ, ट्रेडिशनली कश्मीरी पंडित विमेन का हेडड्रेस था जो जुदा के सेंटर से ड्रेप होता था, जो मैरिटल स्टेटस का सिंबल था। मेंस हेडगियर, कराकुली कैप, फ्लैट राउंड कैप, विंटर में ज्यादा पॉपुलर, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस दिखाता है। पूट्स कैप, टॉल वुलन कैप, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के साथ। कश्मीरी ज्वेलरी ट्रेडिशन, ज्वेलरी ज्यादा हैवी नहीं होती लेकिन सिंबॉलिक और डिस्टिंक्टिव होती है। देजूर और अताहुर, कश्मीरी पंडित मैरिड विमेन की पहचान, गोल्ड पेंडेंट्स चेन या सिल्क थ्रेड से लटके होते हैं। रख दिवाली, हैवी सिल्वर नेकलेस, कोरल्स और स्टोन्स के साथ। कान बल्ले, बेल शेप्ड ईयरिंग्स, गोल्ड और सिल्वर दोनों में मिलते हैं। जम्मू रीजन, डोगरा एंड पहाड़ी अटायर,
जम्मू का क्लाइमेट कश्मीर से रिलेटिवली वार्म है, इसलिए अटायर ज़्यादा नॉर्थ इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाता है, लेकिन लोकल यूनिकनेस के साथ। डोगरा कम्युनिटी अटायर। डोगरा विमेंस ड्रेस। डोगरा विमेन का ट्रेडिशनल अटायर है ब्राइट कलर्ड सलवार कमीज, साथ में चुन्नी या दुपट्टा। डोगरी सुथान इसकी सबसे खास फीचर है। ये एंकल पर वाइड और प्लीटेड होती है, जो मूवमेंट को कंफर्टेबल बनाती है। एम्ब्रॉयडरी। फुलकारी स्टाइल फ्लोरल वर्क बॉर्डर्स और दुपट्टा पर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। डोगरा मेंस ड्रेस। कुर्ता पजामा बेस गारमेंट, ऊपर से चोला या वस्कट। पगड़ी। ऑनर, मैस्कुलिनिटी और सोशल प्राइड का सिंबल। डिफरेंट टाइंग स्टाइल्स डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। चादर। लार्ज रेक्टेंगुलर शॉल सिंपल एम्ब्रॉयडरी के साथ विंटर्स में यूज होती है। पहाड़ी हिल कम्युनिटीज। पहाड़ी रीजन्स अपर जम्मू हिल्स में अटायर ज्यादा रैप अराउंड होता है, टेरेन और मोबिलिटी के हिसाब से डिजाइंड। विमेन। घाघरा, लॉन्ग स्कर्ट, धातु, हेड कवर। मेन, वुलन कोट्स, हेड रैप्स। फुटवेयर। खराव, नी हाई लेदर बूट्स, स्नो और रॉकी टेरेन के लिए आइडियल। गुज्जर बकरवाल नोमैडिक अटायर। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का अटायर उनकी नोमैडिक पैस्टोरल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। मेंस अटायर। लूज कमीज सलवार, मोस्टली वाइट या अर्दी कलर्स। वुलन केप लोई फॉर कोल्ड प्रोटेक्शन। कुल्ला कैप कॉमन हेडगियर। विमेंस अटायर। सबसे वाइब्रेंट और विजुअली रिच क्लोथिंग ट्रेडिशन। फुल लेंथ गैदर्ड ड्रेसेस, एग्जैजरेटेड स्लीव्स, हेवी मिरर वर्क यानी शीशा, ज्योमेट्रिक एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स। ज्वेलरी। हेवी सिल्वर नेकलेसेस, हल्कन, थिक बैंगल्स, चूरी, मल्टीपल ईयररिंग्स। ये ज्वेलरी मोबिलिटी के साथ वेल्थ कैरी करने का ट्रेडिशनल तरीका है। स्पेशल, सेरेमोनियल एंड रिचुअल अटायर। कश्मीरी वेडिंग अटायर। ब्राइड। रेड या येलो सिल्क ब्राइडल फेरन, हेवी तिल्ला और सोजनी एम्ब्रॉयडरी, हेड पर कलपुश और तरंगा। ग्रूम। शेरवानी, कराकुली कैप, ट्रेडिशनल फुटवेयर। रिलीजियस अटायर। पंडित प्रीस्ट्स, धोती के साथ स्पेसिफिक स्टाइल फेरान। मुस्लिम स्कॉलर्स, सिंपल फेरान, डिस्टिंक्ट रिलीजियस कैप्स। अटायर यहाँ सिंप्लिसिटी और सैंक्टिटी को रिफ्लेक्ट करता है।